All right, friends. Good evening, all of you. Yes, I think I'm visible to all of you now. Am I visible? I think I am visible. प्लीज एक बार जरा कमेंट्स में या क्वेश्चंस में लिख दीजिए गुड इवनिंग या यस सर. All right, I can see your messages. Yes sir, good evening. हाँ, yes, so good evening all of you. बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं. मैं तो आपके चेहरे देख नहीं पा रहा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि everyone is fighting with the great pandemic corona and everyone is taking a good care from it. All right guys, so obvious सी बात है, इस साल के पूरे के पूरे क्लैट प्रोग्राम का काफी हद तक चार्म जैसा रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट है. And as you know that after certain days like 7th of September you are going to have your CLAT exam, and definitely this time the importance of current affairs has been shown in a different way. तो आपको जैसे पता ही है कि पैटर्न चेंज हुआ है. आरसी के पैसेज वाले फॉर्म में अब क्लैट ने डिसाइड किया है कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे. सो डेफिनेटली उसको लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में ले रहे हैं, समझने में दिक्कत जा रही है. आज के सेशन में मैं बहुत सी चीजों को डीकोड करने की कोशिश करूंगा. ऑलराइट, सो बिफोर आई बिगिन मैं जस्ट आप लोगों को आज का एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो इन केस अगर आवाज मेरी ठीक से नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे बीच में अलर्ट कर दीजिएगा, बिकॉज आपके चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं. So it may be possible कि मैं अपने flow में बोलता चला जाऊंगा and I may not be in a position to find out whether you hear me properly or not. All right, someone is saying that yes sir, sound volume is low. Just a minute. Sound मैंने वैसे तो रखा है, but एक बार चेक कर लेता हूँ. Yes sir, sound is full. Sound is absolutely full. Is it okay now? Sound is good. All right, fine. So I got the confirmation. Sound is good. Okay. In case of any problem, just मुझे please आप alert करते रहिए. Okay. Okay. Fine. So let me start with the session. So as I already said, today we are going to have a current affair session for next 2 hours. तो सबसे पहले please आप नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज बहुत सी चीजें ऐसी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है. तो आपको फटाफट काफी कुछ स्टफ्स लिखने पड़ेंगे, राइट? तो कीप योर नोटबुक हैंडी विथ यू. यू आर गोइंग टू राइट डाउन मेनी थिंग्स. ओके, अब आज का जरा एजेंडा देख लीजिए. ये फ्रंट पेज पे ही आपको एजेंडा दिख रहा होगा. सो लेट मी शो यू दिस. टॉप न्यूज ऑफ द वीक. सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज कवर करवाने वाला हूं, और आज का हमारा सिलेबस रहेगा अगस्त मंथ एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ जुलाई मंथ. माइंड वेल फ्रेंड्स, आप लोगों को जो करंट अफेयर 7th ऑफ सितंबर को आने वाला है, उसमें आपको फरवरी से लेकर अगस्त तक सब कुछ पूछा जा सकता है. आई रिपीट, फरवरी से लेकर अगस्त तक सब कुछ पूछा जा सकता है. बाय एंड लार्ज यू में से कि सर जनवरी से भी तो आ सकता है. हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट एक 7 मंथ्स का करंट अफेयर 7-8 मंथ्स का रहता है. तो उस लॉजिक से आई एम एक्सपेक्टिंग कि फरवरी टू अगस्त तक का आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, राइट? नाउ इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कवर 7 सेशंस. हम टोटल 7 सेशंस कवर करने वाले हैं. सेशन के लास्ट में मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा, या इटसेल्फ आपको आपके एसएमएस में या टेलीग्राम चैनल पे मेरा पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा सेशन एंड में, आज रात को या कल सवेरे तक. सो प्लीज उसके हिसाब से आपको ये सारे सेशंस अटेंड करने हैं. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सारे ही सेशंस का टाइमिंग शाम को 6 से 8 बजे का ही है. तो इसीलिए प्लीज इसको फ्रीज करके रखिएगा. 2 तारीख तक यानी 2 सितंबर तक मेरे 7 सेशन होने वाले हैं. सबके टाइमिंग 6 to 8 PM के ही है. आपको डेट सेशन के एंड में पता चल जाएगी. ऑलराइट, यस. सो एज आई वाज टेलिंग यू दैट टॉप न्यूज ऑफ द वीक हम ये कवर करने वाले हैं, और आज का हमारा सिलेबस का पार्ट होगा जुलाई और अगस्त. जुलाई और अगस्त काफी हैपनिंग रहा है, इसमें बहुत कुछ हुआ है. सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि मैं इसमें जितनी चीजें हुई है सब कुछ कवर करवा पाऊं. तो जुलाई और अगस्त का एक पार्ट और आपको अगले सेशन में भी देखने को मिलेगा.
आज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वाली न्यूज हम इसमें कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने फिल्टर किए हैं। इसको मैं प्रॉपरली ड्रिल करके आपको जितना हो सके उतना वेरीड स्पेसिफिक वेरीड चीजें इसके साथ में शेयर करूंगा। सो ऑब्वियसली आप उनको भी नोट करते जाइए, क्योंकि आपका जो नया पैटर्न मैंने करंट अफेयर्स का देखा है उसमें बहुत सारी लिंकिंग चीजें पूछी जाती है, राइट? तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देन ऑब्वियसली क्योंकि आज का सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक छोटा सा टेस्ट दे देना चाहिए, तो I have brought some GK one-liners for you. So this will be very handy for you to have a very good and fast revision of July and August month. And then at the last 5 most important static GK MCQs. Static GK MCQs इसलिए पूछे जा रहे हैं so that आप relate कर पाए चीजों को अच्छे से। और in case अगर मान लीजिए any other student जो कि कैट की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एमबीए एंट्रेंस में मान लो इरमा टारगेट कर रहे हैं, और एल सम ऑफ द स्टूडेंट हु आर टारगेटिंग टिस एग्जाम, तो इन सारे ही स्टूडेंट्स को अलग से करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके एग्जाम में पूछा जाता है। कैट में तो नहीं, लेकिन इरमा टिस वगैरह में तो आता ही है, एंड इनफैक्ट आईआईएफटी में भी आता है। सो फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये आज के सेशन को बहुत सीरियसली लिया जाए। ऑलराइट गाइस, यस, moving ahead, there is one more thing that I would like to share. Guys, आपको ग्रुप डिस्कशन में, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज में, उसके बाद वैट में, और उसके साथ ही साथ आपको जीके सेक्शंस में एंड आरसी पैसेजेस में, ये सारे ही जगह पर आपको करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ने वाली है, बार बार पड़ने वाली है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप आज डिस्कस किए हुए सारी चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लें, और सेशन में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने ड्राफ्ट किया है वैसे के वैसे आप भी लिख के रख लें, राइट? एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको सिर्फ पन्ने पलटाकर ढंग से रिवीजन कर लेनी है। ये ऑथेंटिकेटेड चीजें हैं जो कि टू द पॉइंट एग्जाम स्पेसिफिकली ही बनाई गई है, सो आपको उससे बहुत फायदा होगा। All right, तो चलिए without wasting further time, let us begin with the session with some top headlines for the day. All right, in case अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते चलिए। ओके, चलिए सबसे पहली न्यूज कवर करते हैं। फर्स्ट न्यूज फॉर द डे, बर्ड्स हैव रीच्ड होम फाइनली। भैया कौन से बर्ड्स हैं ये? हाँ, फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफेल जेट अराइव इन इंडिया टू गिव IAF स्ट्रेटेजिक एज। आप सबको पता ही है गाइस कि 29 ऑफ जून को, सॉरी 29 ऑफ जुलाई को, यानी जुलाई के लास्ट के 2 दिनों में अंबाला के एयरबेस पर 5 राफेल जेट फाइटर प्लेन्स उतारे गए। 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस से यूएई में हॉल्ट करके ये फ्रांस से डायरेक्टली इंडिया में लाए गए। जब ये प्लेन इंडिया लाए तो इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, बट अलोंग विद दैट, इस इन प्लेन्स के साथ साथ देयर आर मेनी सच थिंग्स जो कि इस पार्ट में एज एन इम्पोर्टेंट जीके फैक्टर आपके लिए खुलती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसके ऊपर आपको आरसी का पैसेज डेफिनेटली पूछा जा सकता है, या इस एक टॉपिक के ऊपर आपको अक्रॉस द ग्लोब बहुत सी चीजें जीके में पूछी जा सकती है। इसीलिए आज के टॉप हेडलाइंस में करंट अफेयर्स का सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है राफेल के ऊपर। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ फूड फॉर थॉट। आपको जस्ट एक सवाल पूछना था इससे रिलेटेड, इज राफेल बेटर देन F-16 एंड J-20? सो बाय द टाइम हम ये पार्ट खत्म करें, आई वांट यू टू आंसर ऑन दिस क्वेश्चन, क्या राफेल J-20 और F-16 से अच्छा है? क्योंकि जब ये प्लेन इंडिया आए थे पूरे न्यूज चैनल्स में यही बातें चल रही थी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसमें एग्जैक्टली। सबसे पहले देखिए, एक बेसिक डिटेल में आपको बता देता हूं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, कैसा है। गाइस, अब इस पूरे चार्ट को जरा ठीक ठीक से समझ लीजिए। हुआ ये था कि इन द ईयर 1999, इट ऑल स्टार्टेड इन द ईयर 1999, इंडिया ने करगिल का वॉर लड़ा था। आप सबको तो पता ही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और करगिल वॉर में हिमालय की बर्फीली चोटियों में वी हैव अ फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम था मिराज 2000। जितनी डिटेल्स मैं बता रहा हूं इन सबको प्लीज ढंग से याद रखना।
फाइटर प्लेन का नाम क्या था? मिराज 2000। ये फाइटर प्लेन हमने फ्रांस से खरीदे थे और करगिल वॉर में इन प्लेन्स ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। उसके वजह से उस समय की गवर्नमेंट यानी अटल बिहारी गवर्नमेंट वाज वेरी हैप्पी और उन्होंने डिसाइड किया था कि करगिल वॉर के बाद भी हम मिराज 2000 के और नए ऑर्डर्स जारी करेंगे फ्रांस को एंड वी विल बाय सम न्यू मिराज 2000, राइट? तो फ्रांस से बातचीत शुरू हुई। जब फ्रांस से बातचीत शुरू हुई तो फ्रांस ने ये बोला कि मिराज 2000 उनका एक आउटडेटेड प्लेन है और इसका एडवांस वर्जन वो बहुत जल्दी 2004 तक लॉन्च करने वाले हैं और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि मिराज की जगह इंडियंस वो नया वाला वर्जन खरीदे। अब जरा सोचिए, हमको उनका आउटडेटेड वर्जन इतना अच्छा लगा तो वी हैव डिसाइडेड कि इस बार क्यों ना फ्रांस को ही नए प्लेन्स का ऑर्डर दिया जाए। और तब से फ्रॉम द ईयर 2000 इट ऑल स्टार्टेड अबाउट द डील ऑफ राफेल। और ये जो आउटडेटेड वर्जन के साथ जो नया वर्जन आने वाला था वो नए वर्जन का नाम था राफेल, राइट? राफेल सबसे पहले सेवा में आया इन द सर्विस इन द ईयर 2002। तो सिंस 2002 वी हैव सीन राफेल परफॉर्मिंग, राइट? इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा इजिप्ट की एयरफोर्स में ऑलरेडी राफेल है, राइट? यहां तक कि कतर एयरफोर्स के पास भी राफेल है और इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की तो नेवी और एयरफोर्स दोनों के पास ही राफेल है। तो राफेल इस वक्त एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेन है भारत का। अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बता देता हूं कि देर आर सर्टेन पर्सपेक्टिव जिसमें आपने 2018 और 19 में ये सुना होगा कि राफेल के ऊपर इंडिया में एक स्कैंडल सामने आया था, राइट? आप प्लीज उस स्कैंडल के बारे में जरूर कुछ पढ़ लेना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर ये वाला पार्ट कवर करवा दूंगा। आज ये मेरे एजेंडा में नहीं है, नहीं तो मैं इसको भी कवर करवा देता। ये जो स्कैंडल हुआ था इसमें यूपीए गवर्नमेंट ने यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने द रनिंग गवर्नमेंट एनडीए पर ये आरोप लगाए थे कि राफेल प्लेन्स की खरीदारी को लेकर एक जबरदस्त घोटाला हुआ है और जहां पर 116 प्लेन्स को ऑर्डर करना था उसको कट करके सीधे 36 प्लेन्स को ऑर्डर कर दिया गया है और बहुत से पैसे बीच में से गायब कर लिए गए हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है इससे रिलेटेड। तो फिलहाल अगर कोई आपसे पूछे कि कितने राफेल प्लेन्स का ऑर्डर दिया गया है, द राइट आंसर इज 36। यू शुड नॉट से 116। आने वाले दिन में बचे हुए 31 राफेल प्लेन्स हमको कब तक मिलने वाले हैं? ये 2024 तक आने वाले हैं और 2024 तक बचे हुए पूरे के पूरे एक एक करके इंडियन एयरफोर्स में ऐड कर लिए जाएंगे, राइट? सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर 31 मोर प्लेन्स। अभी तो फर्स्ट बैच के सिर्फ 5 प्लेन्स लाए गए हैं, राइट? यहां तक का सारा पार्ट क्लियर हुआ या नहीं? ऑलराइट, कुछ भी अगर इसमें डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। अब राफेल से रिलेटेड एक स्पेसिफिक बात आपको मैं दिखा देता हूं एंड बिफोर आई गो टू दैट, ये जरा आप एक शानदार इमेज देखिए। दिस इज राफेल। एक्चुअली राफेल में जो यहाँ पर आप ये जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, जहां पर मैं इस वक्त अभी मार्कर रन कर रहा हूं अपना पॉइंटर, ये एक्चुअली में लोगों को लगता है कि ये मिसाइल्स हैं। दीज आर नॉट मिसाइल्स गाइस, ये एक्चुअली में फ्यूल टैंक्स ही होते हैं। एक होता है सेंटर में फ्यूल टैंक और उसके बाद आजू बाजू में 2 फ्यूल टैंक और होते हैं। अगर फाइटर प्लेन को वेट कम करना हो और अगर और फ्रीली उड़ना हो तो ऑब्वियसली इन फ्यूल टैंक्स को वो रिलीज कर सकता है। और इसके साथ आगे ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर मैं ये डैश रेड कलर की लाइन खींच रहा हूं, यहाँ पर मिसाइल्स कैरी कर सकता है राफेल। राफेल की खास बात ये है कि राफेल कैन कैरी 26,000 टन्स ऑफ 26,000 टन्स, सॉरी 26 टन्स, नॉट 26,000, 26 टन्स ऑफ वेट, यानी 26,000 केजीज ऑफ वेट ये लेकर उड़ सकता है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी नाइस about the Rafale. Now some of the very specific thing about Rafale which you must know, जिसके ऊपर आपको comparison related questions आ सकते हैं, उसको प्लीज आप फटाफट आप लिख सकते हो चाहो तो। सबसे पहला, राफेल 4.5 जनरेशन वाला प्लेन है। तो कल को अगर कभी भी किसी ने आपसे पूछा कि राफेल कौन से जनरेशन का प्लेन है, आपका जवाब होगा 4.5 जनरेशन। इट इज नॉट 5 जनरेशन प्लेन।
5 जनरेशन के प्लेन ऑलरेडी आ चुके हैं वर्ल्ड में, जैसे कि अमेरिका के पास एक प्लेन है F-35। F-35 एक 5 जनरेशन प्लेन है, लेकिन आवर राफेल इज 4.5 जनरेशन प्लेन, राइट। अगर किसी ने ये पूछा कि इसमें फर्क क्या होता है, तो आप बोलिएगा जो 4.5 जनरेशन प्लेन होता है वो आरसीएस सिस्टम में बहुत अच्छा होता है, आरसीएस सिस्टम में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होता, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होता। आसान शब्दों में मैं समझा देता हूं, आरसीएस का मतलब होता है रडार क्रॉस सेक्शन। एक फाइटर प्लेन राफेल जब आसमान में उड़ेगा तो वो दुश्मन के रडार में इजीली डिटेक्ट नहीं होता, ये है रडार, ये है राफेल की खास बात। लेकिन दुनिया में इससे भी एडवांस प्लेन आ चुके हैं जिसको हम कहते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी मच क्लियर। स्टेल्थ का मतलब होता है पूरी तरह से गायब हो जाना। हालांकि साइंस ये क्लेम करता है कि ऐसा कभी होता नहीं कि कोई प्लेन हवा में पूरा गायब हो जाए, लेकिन काफी हद तक जो 5 जनरेशन प्लेन है वो आसमान में दिखते नहीं है, राइट। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वैसे होते हैं। Then one very important thing about राफेल is राफेल की एयर सुप्रीमेसी शानदार है, राइट। एयर सुप्रीमेसी का मतलब होता है एक ओपन स्पेस में राफेल जिस स्पीड पे उड़ सकता है, दैट इज अमेजिंग। राफेल की स्पीड जाती है 2450 किलोमीटर पर आवर, राइट। और इस जनरेशन के जितने प्लेन्स हैं उसमें फिलहाल राफेल फास्टेस्ट है। दिस इज समथिंग विच मेक्स अ बिग डिफरेंस। देन राफेल का एयर इंटरडिक्शन सिस्टम बहुत शानदार है। आप ये वर्ड्स याद रखिएगा दोस्तों, किसी जीडी में आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर बोलने के लिए ये वर्ड्स जितवा देंगे। आप एक अच्छा वर्ड लिखेंगे, ये सब टेक्निकल वर्ड्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। एयर इंटरडिक्शन, एयर इंटरडिक्शन सिस्टम का मतलब ये होता है कि दुश्मन के ठिकानों को पहले ट्रेस करना पड़ता है कि दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं। वो ट्रेस करने के लिए यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एयर इंटरडिक्शन सिस्टम, और उसके बाद फिर आप बॉम्बिंग करते हैं। अगर आपका एयर इंटरडिक्शन सिस्टम अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी एयर बॉम्बिंग गलत जगह पर हो सकती है, सिविलियंस मारे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, या फिर कोई खेत में जाकर फार्मिंग एरिया में बॉम्ब गिर सकता है, ये सब लॉसेस होते हैं। इसीलिए आजकल जितने मॉडर्न प्लेन्स हैं उनका एयर इंटरडिक्शन सिस्टम शानदार होना चाहिए। राफेल का ये एयर इंटरडिक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके साथ राफेल इज अ प्लेन जो कि न्यूक्लियर अटैक करने में केपेबल है, राइट। सो इट इज वन सच प्लेन जिससे आप सीधे सीधे न्यूक्लियर मिसाइल्स गिरा सकते हो। आई शैल वंस अगेन शो यू द सेम थिंग। यहां पर आपको ये जो जहां पर मैं इस वक्त ये पॉइंटर रन कर रहा हूं वो एरिया देखिए आप। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की मिसाइल अपलोड कर सकते हो। एक आप लोड कर सकते हो स्कैल्प मिसाइल, दूसरी आप लोड कर सकते हो मिटियोर मिसाइल, और तीसरी आप लोड कर सकते हो हैमर मिसाइल, राइट। ये मिसाइल्स के नाम भी याद रखना गाइस, दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैल्प मिसाइल, मिटियोर मिसाइल और हैमर, हैमर मिसाइल हथौड़ा। ये हैमर मिसाइल जो होती है ये सबसे छोटे डिस्टेंस के लिए होती है, मिटियोर मीडियम रेंज के लिए होती है, और स्कैल्प लॉन्ग रेंज के लिए होती है, 500 किलोमीटर तक के रेंज के लिए होती है। तो आप सीधे सीधे राफेल से एयर टू सरफेस में 500 किलोमीटर की स्कैल्प मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करके गिरा सकते हो। तो राफेल कैन एक्चुअली गो फॉर सच टाइप ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक्स, राइट। ये आपको समझ में आ गया। ऑल राइट। राफेल अगर आप देखें कि कितने हाइट तक उड़ सकता है, तो राफेल कैन अचीव अ हाइट ऑफ 60,000 फीट इन द एयर। आसमान में 60,000 फीट तक। आपको इसका एक कंपैरिजन बता देता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था, वो बॉम्ब गिराया गया था 27,000 फीट की हाइट से, राइट। ये 60,000 फीट ऑलमोस्ट उससे दुगनी है, राइट। तो आजकल इस लेवल पे भी मतलब प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स का साइंस या उनकी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है, राइट। अब जरा हम एक सिंपल सा कंपेयर कर लेते हैं F-16 और J-20 के साथ। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर लिख रहा हूं कोने में। एफ सीरीज के जितने भी प्लेन्स हैं ये सब के सब यूएसए के फाइटर प्लेन्स होते हैं, राइट। और जे सीरीज के जितने भी प्लेन्स होते हैं ये सब चाइना के सेल्फ मेड प्लेन्स हैं, राइट।
चाइना का सबसे एडवांस प्लेन इस वक्त जो उनके पास है वो है J-20, लेकिन J-20 अभी तक किसी भी युद्ध में परफॉर्मेंस के साथ अपनी क्वालिटी सामने नहीं लाया है। J-17 ने लाई है, लेकिन J-20 ने अभी तक नहीं लाई है। अपना राफेल ट्राइड और टेस्टेड है। और दूसरा, एफ सीरीज में सबसे शानदार प्लेन जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है वो है F-16। तो स्वाभाविक सी बात है, हम अपने एनिमीज के साथ कंपेयर करते हैं, इसीलिए F-16 के साथ राफेल और J-20 इनको कंपेयर किया जा रहा था पिछले 1 मंथ से। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, सो राफेल इज अल्टीमेटली वेरी गुड प्लेन, राइट। और ये खुद धनोआ साहब ने, जो कि एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने भी बोला था, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है कि देयर आर मेनी सच थिंग जिसके वजह से राफेल एक बहुत ही स्पेशल प्लेन बन जाता है हमारे लिए। ऑलराइट, तो ये समझ में आया आपको गाइस? ओके, हाँ। अब ये पूरे के पूरे पार्ट पे आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर या कोई बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। मैं एक बार फिर से ऊपर ऊपर सारी बातें रिपीट कर देता हूँ। फ्रांस और इंडिया के बीच में राफेल प्लेन्स की डील कितने रुपए की है, ये देखिए, ये अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको राउंड फिगर में आपको 8 बिलियन यूरोज कहना है। इट इज यूरोज, राइट। हाँ, पहले प्लेन, टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स कितने मिलने वाले हैं हमको? 36। उसमें से अभी कितने मिल गए? 5। और आगे कितने मिलेंगे? 31। कब तक मिलेंगे? 2024 तक। कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है फ्रांस में? ये देखो, कंपनी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है डासॉल्ट एविएशन। डासॉल्ट एविएशन, यू कैन सी दैट, राइट। इट्स अ फ्रेंच कंपनी। देन हाँ, ये है राफेल प्लेन पूरा, और ये राफेल प्लेन के पूरे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताए। राफेल प्लेन का पुराना वर्जन, उसको क्या बोला जाता था? मिराज 2000। इसको हमने कौन से वॉर में यूज किया था? कारगिल वॉर में। उसका एडवांस वर्जन कौन सा है? राफेल। किसी ने अगर पूछा कि राफेल कब कब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं दुनिया में? फ्रॉम 2002। राफेल को इंडिया के अलावा और कौन से एयरफोर्स यूज करते हैं? इजिप्ट और कतर, और खुद फ्रांस। फ्रांस भी तो यूज कर ही रहा है, ऑफ कोर्स, तो फ्रांस भी यहाँ पर लिखना चाहिए। राफेल ने इससे पहले अपना कोई परफॉर्मेंस दिया है क्या? यस, लीबियन वॉर में राफेल ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। इसके बाद अफगान वॉर में, अफगान वॉर वो पुराना वाला नहीं, अफगानिस्तान में अभी जो अटैक्स हुए थे उसमें। इसके बाद सीरिया में जो हमले हुए हैं वहां पर भी राफेल को यूज किया गया था। तो राफेल एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेन है, राइट। उसके बाद राफेल 4.5 जनरेशन है। राफेल का आरसीएस, आरसीएस का मतलब सॉरी, रडार क्रॉस सेक्शन, देन एयर सुप्रीमेसी, एयर इंटरडिक्शन और न्यूक्लियर अटैक। कोई कहेगा स्पीड कितनी है, तो 2450 किलोमीटर, और हाइट 60,000 फीट की हाइट तक ये उड़ सकता है। ऑलराइट, अब ये जो पार्ट है J-20 और F-16 के कंपेयर में, ये कैसा है? ये अपने आप में अलग अलग थेरीज है इसके ऊपर, पर जहां तक एक आम इंसान की अंडरस्टैंडिंग जाती है, ऐसा लगता है कि राफेल इन दोनों से किसी भी मामले में कम नहीं है। सो इट इज नो डाउट गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। ऑलराइट, चलिए, अब इस एक पूरे टॉपिक के ऊपर मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस है, एंड आई वांट यू टू शेयर योर आंसर वेरी वेरी फास्ट ऑन दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन, F-35 are the stealth fighter aircraft manufactured by which country? F-35 नाम के stealth fighter aircraft कौन सी कंट्री के द्वारा बनाए गए हैं? यू हैव 4 ऑप्शंस, फ्रांस, यूएसए, स्वीडन या चाइना। प्लीज आंसर फास्ट। All right, I am getting this. USA, USA, fantastic, fantastic, right? चलिए, अब मैं 2 नाम जरा और पूछता हूं आपको, आप बताना। यूरोफाइटर, ये प्लेन कौन से कंट्री में बना है? यूरोफाइटर, यूरोफाइटर इज अ फेमस प्लेन। हम जब राफेल खरीदने वाले थे तब हम यूरोफाइटर की भी बातें कर रहे थे। यूरोफाइटर कहाँ का प्लेन है, बताओ जरा जल्दी। Yes, someone is answering me Germany. Someone is answering me Europe. जिसने भी यूरोप आंसर में लिखा है दोस्त, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यूरो फाइटर किसी एक कंट्री का नहीं है, कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज का है। इन सब ने अपना बजट मिला के ये शानदार प्लेन बनाया है। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा। ओके, हाँ। अब जरा मुझे बताइए, ऐसा कोई भी प्लेन जिसकी सीरीज MiG यानी मिग से शुरू होती है, वो कौन से कंट्री का होता है? मिग सीरीज के प्लेन कौन से कंट्री के होते हैं? Yes, someone has answered very nicely, Russia. Absolutely right.
रशिया के जितने प्लेन्स होते हैं वो होते हैं मिग के, राइट। जब हम राफेल खरीद रहे थे उस समय रशिया ने हमें ऑफर किया था कि आप मिग 29 लेके जाओ, ये राफेल के बराबर का है। लेकिन इस बार रशिया की जगह हमने चांस किसको दिया? फ्रांस को। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यूरो फाइटर कहाँ का है? यूरोप का। एफ सीरीज वाले कहाँ के होते हैं? यूएसए के। जे सीरीज वाले कहाँ के होते हैं? चाइना के। और उसके बाद मिग सीरीज वाले कहाँ के होते हैं? रशिया के। आपको इस तरह के कनेक्टिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, मेरी बात याद रखना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इसीलिए इतनी सारी चीजें बतानी पड़ रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, राफेल इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एयरफोर्स? इनमें से कौन से कंट्री के एयरफोर्स का ऑलरेडी राफेल एक प्राउड पार्ट है? लीबिया, इराक, इजिप्ट या कनाडा? बताओ गाइस। यस, आंसर फास्ट। लीबिया? नहीं यार, नो नो, कनाडा कहां से आ गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इजिप्ट। लीबिया, मैंने जो बोला था लीबिया आप भूल गए, लीबियन वॉर के बारे में बात की थी मैंने। लीबिया के वॉर में ये यूज हुआ था। और ऑब्वियसली लीबिया और इजिप्ट बहुत पास पास में है ना, तो ये वहीं से यूज हुआ था। एयरफोर्स जिसके एयरफोर्स में है उसका नाम है इजिप्ट, इजिप्ट के एयरफोर्स में है ये। ऑलराइट, एंड यस, राफेल के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। Gust of wind is the name given to which of the following planes? इनमें से कौन से प्लेन को आर्मी द्वारा, नॉट सॉरी आर्मी, एयरफोर्स द्वारा ये टाइटल मिलता है गस्ट ऑफ विंड? ये रहे आपके चार ऑप्शन, मिराज 2000, देन J-20, राफेल या F-16। बोलिए जल्दी। गस्ट ऑफ विंड ये टाइटल कौन से प्लेन को मिला है? सबके सब कह रहे हैं राफेल, एंड ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज राफेल इटसेल्फ। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इट्स राफेल। ओके, गस्ट ऑफ विंड के साथ इसको बर्स्ट ऑफ फायर भी कहते हैं, बर्स्ट ऑफ फायर, राइट। हाँ, अब आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है मेरे एक सवाल का। क्या राफेल सिंगल इंजन है या ट्विन इंजन है? राफेल सिंगल इंजन है या ट्विन इंजन है? एसई या टीई? आंसर में लिख के भेजिए, एसई और टीई। टाइप एसई और टीई, व्हाट यू थिंक? इट्स अ सिंगल इंजन और ट्विन इंजन राफेल? प्लीज आंसर दिस। राफेल इज अ सिंगल इंजन और ट्विन इंजन? व्हाट हैपेंड? नोबडी नोज? चलो मैं बता देता हूं, इट्स अ ट्विन इंजन प्लेन। राफेल एक ट्विन इंजन प्लेन है। ओके, ऑल राइट, चलिए गाइस, सो वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस राफेल। अब हमारे पास जितनी न्यूज है वो जरा फटाफट फटाफट कवर हो जाएंगी। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑन राफेल। चलिए अब जरा सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। Yes, the second very important topic for today is new education policy in India. भैया इसके ऊपर तो मैं आपको सीधे गुरु मंत्र देने वाला हूँ। ये टॉपिक आप ढंग से नहीं, बहुत 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 ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि आई एम वेरी श्योर इसके ऊपर आपको कोई ना कोई एक आरसी का पैसेज विथ मिनिमम 5 क्वेश्चंस मिलने वाला है, राइट। यस, शिक्षा नीति को मंजूरी, नई शिक्षा नीति जो आई है उसको मंजूरी। और इसके ऊपर मेरा आज का फूड फॉर थॉट क्वेश्चन आपके लिए है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा और बाय द टाइम मैं ये टॉपिक कवर करूं आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा। Whether the new education policy will help to enhance skills and practical knowledge in India? आपके जवाब मुझे चाहिए। और जितने स्टूडेंट्स जो क्लैट के साथ साथ कैट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जहां पर वैट वगैरह लिखना है, उन सब के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपके कुछ व्यू पॉइंट्स होने ही चाहिए। आपको क्या लगता है भारत में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या उससे स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव होने वाला है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। ऑलराइट, तो चलिए अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैं आपको जरा कुछ बातें बता देता हूं, राइट। हाँ, सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब इसमें क्या क्या है जरा हम समझ लेते हैं। इधर देखिए ध्यान से। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में सबसे पहले आई थी 1968 में। ध्यान से एक एक बात को सुन लेना गाइस। ओके, सबसे पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में। उन दिनों भारत में
इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, क्योंकि 1966 में शास्त्री जी की डेथ हुई और उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। उसके बाद फिर भारत में करीबन करीबन 20 साल तक किसी को एजुकेशन के बारे में कोई फिक्र रही नहीं, और अगली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। 1986 के समय, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था, सो इट वाज अ टाइम ऑफ हर सन राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव द प्राइम मिनिस्टर, उनके जमाने में 1992 में जो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसका अमेंडमेंट लाया गया था, उसका एक अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया था। ऑलराइट, ये तीनों बातें क्लैट पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको प्लीज याद रखना। एंड देन डायरेक्टली फिर 2020 में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। राइट, अब एक बात को समझिए, भारत में आजादी के बाद से लेकर अभी तक महज 2 या 3 बार ही एजुकेशन के तरफ सरकारों का ध्यान गया है। 74 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और तब भी सिर्फ 3 या 4 बार, इनफैक्ट ये तो अमेंडमेंट ही था तो 3 ही बार बोलेंगे, 3 बार सरकारों का ध्यान एजुकेशन के ऊपर गया है। अगर आपसे कभी कोई ये सवाल पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप ये बोलना कि 18 साल तक के बच्चे किसी का वोट बैंक नहीं होते, इसीलिए वोट पॉलिटिक्स में उनको महत्व मिलता ही नहीं, इसीलिए भारत में एजुकेशन के तरफ पहले ध्यान जाता ही नहीं। आई रिपीट, एजुकेशन ग्रहण करने वाले बच्चों की मैक्सिमम उम्र अंडर 18 ईयर्स की होती है, और वो वोट डाल नहीं सकते, इसीलिए उनका किसी भी तरह से इंप्रूवमेंट करके पॉलिटिशियंस को अपनी पार्टी और पॉलिटिक्स में कोई भी बेनिफिट या माइलेज जनरली दिखाई नहीं देता, और इसीलिए एजुकेशन इतने जल्दी किसी के भी एजेंडा में नहीं आता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वी आर वेरी लकी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी फाइनली लाई गई है, एंड देर आर वेरी वेरी एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। All right, so let me just tell you some of the very important highlights of this new education policy. 29th of July को, जिस दिन राफेल अंबाला के एयरबेस पे आए, उसी दिन की बात है, एजुकेशन पॉलिसी भारत में आई। इसे हिंदी में हम नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, और इसके साथ कुछ चेंजेस और रिफॉर्म्स को प्रपोज किया गया। ऑलराइट, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर कोरोना ने हमें और ज्यादा परेशान नहीं किया तो माना जा रहा है कि 2022 तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। यानी 2022 की बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन वाले हो, फिर चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। राइट, और ये सिस्टम कैसा बनने वाला है, जरा इस एक सिंपल स्ट्रक्चर से आप याद रखिए, इससे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी तक हमारा स्ट्रक्चर कैसा चल रहा था दोस्तों, 10+2 का स्ट्रक्चर चल रहा था, बराबर, यानी 10+2 यानी 12 तक पूरा का पूरा। अब 12वीं क्लास का कोई भी बच्चा कितने साल का होता है, आमतौर पे 18 ईयर्स का। अब फेल हो गया तो वो 20 साल का भी हो सकता है, 21 का भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे सारी क्लासेस पास करता रहेगा, सही टाइम पे एडमिशन लेगा तो 18 साल का होता है। तो ये जो 18 साल का पूरा स्पैन है, इस 18 साल के स्पैन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं नए वाले मेथड में। सबसे पहले नर्सरी, उसके बाद KG1 जिसे हम लोअर केजी कहते हैं, उसके बाद KG2 जिसे हम सीनियर केजी कहते हैं, उसके बाद क्लास 1 और उसके बाद क्लास 2। ये 5 क्लासेस मिला के सरकार ने एक नया डिजाइन तैयार किया है जिसे बोला जाएगा फाउंडेशनल, उसे बोला जाएगा फाउंडेशनल। इसमें 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे, 3 साल से लेकर 8 साल तक। आपको पता है यहाँ पर मदर टंग में पढ़ने का प्रोविजन होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर देर विल बी नो एग्जाम्स एट ऑल। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई एग्जाम नहीं होगी। अब ये जो नो एग्जाम्स वाला जो पार्ट है, इसकी तो मैं बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा स्कूल जाने से ही डरता है, वो उम्र ही ऐसी होती है कि उसको स्कूल जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे में अगर आप एग्जाम नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली स्कूल के साथ वो थोड़ा फ्रेंडली हो पाएगा,
जापान में भी ऐसा होता है और भी बहुत सी डेवलप कंट्रीज में ये होता है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। तो ये एक अच्छा मूव माना जाएगा फाउंडेशनल कोर्स। उसके बाद क्लास 2 तक का पार्ट हो गया, फिर क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ये तीन को बोला जाएगा प्रिपरेटरी। इसमें भी वो मदर टंग में चीजों को सीखेगा, मदर टंग में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। अब ऐसा नहीं कि मदर टंग कंपलसरी रहेगी, इसके साथ वो चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। इसको लेकर बहुत बहस चल रही है इस समय, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आप मदर टंग में चीजों को दे दोगे तो उसके बाद वो इंग्लिश सीखने की कभी कोशिश भी नहीं करेगा और आगे जाके उसका फाउंडेशन थोड़ा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बच्चे की ग्रास्पिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने ऐसा रखा है, ताकि अच्छा टैलेंट और अच्छी क्वालिटी सामने आए। तो 3, 4 और 5 ये तीन क्लास में वो प्रिपरेटरी कोर्स करेगा। यहाँ पर उसकी छोटी मोटी एग्जाम होगी और प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी उसकी, उसको एग्जाम से रूबरू कराया जाएगा। देन क्लास 6, 7 और 8 ये 3 साल का एक थर्ड डिवीजन बनाया गया है, जिसको बोला गया है मिडिल, राइट। अब यहाँ पर कैन यू इमेजिन गाइस, यहाँ पर लिटरली उसको अलग अलग स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों को इस जगह पर अप्रेंटिसशिप के भी कार्यक्रम करवाए जाएंगे। तो क्लास 5th पूरा हो जाने के बाद अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। क्लास 5th पूरी हो जाने के बाद बच्चों को कोडिंग भी दी जाने वाली है। आपको पता है ना, कोडिंग के ऊपर मतलब अमेरिका में 5th क्लास तक के बच्चे ऑलरेडी कोडिंग वगैरह के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज अब इंट्रोड्यूस हो रही है दैट वी आर गिविंग द स्टूडेंट्स द कोडिंग पार्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, एक व्हाइट फेदर नाम की कंपनी है जो कि ये कर रही है, लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया में अब सक्सेसफुली चलने वाला है। 8th क्लास तक हो गया। उसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 क्लासेस को मिलाकर सेकेंडरी बनाया जाएगा। तो ऐसे 4 अलग अलग डिविजन तैयार किए गए हैं। और आपको एक मजे की बात बता रहा हूं, हम लोगों ने ग्रेजुएशन की जो रिजिडिटी थी ना, जैसे कॉमर्स में ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, उसके बाद फिर साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, आर्ट्स में ग्रेजुएशन करते हैं, ये इस तरह की रिजिडिटीज को खत्म कर दिया है। अब अगर किसी बच्चे को ग्रेजुएशन करना है तो वो यहाँ से एक सब्जेक्ट उठाएगा, साइंस का एक सब्जेक्ट उठाएगा, और अगर मान लो उसको इतिहास पढ़ने का बड़ा शौक है तो वो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट उठा के अपना एक नया ही कोर्स कॉम्बिनेशन तैयार कर सकता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग में था मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, उसके बाद ये सोशल, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी आता था। बट ऑब्वियसली उस समय एक ऐसी ऐसी विचारधारा थी कि इंजीनियरिंग करेंगे तो फ्यूचर सेफ रहेगा। खैर मतलब अब तो मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन उस समय हमेशा ऐसा लगता था। तो ऑब्वियसली उस समय कभी मौका मिला नहीं। बट ये कॉम्बिनेशन अब नए स्टूडेंट्स को 2022 ऑनवर्ड्स मिलने वाला है, जहां पर वो मतलब अपने लिए एक हाइब्रिड कोर्स खुद तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट ढेर सारे नए नए इंप्रूवमेंट्स लेकर आई है, राइट। एंड आई एम वेरी श्योर इसके ऊपर आपको डिबेट, इसके ऊपर आपको जीडी, इसके ऊपर आपको आरसी का पैसेज और डायरेक्ट क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाले हैं। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर आपको जस्ट पढ़ के बता देता हूँ, उसको प्लीज देख लीजिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये हो रहा है पूरा, इसीलिए तो फाउंडेशन कोर्स बना के रख दिया है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, राइट। हाँ, अब भारत में वैदिक मैथ्स को दोबारा से फिर से पूरा पूरा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। उसके बाद करिकुलम स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 उस पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाने वाला है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, राइट। बच्चों को 21st सेंचुरी के हिसाब से मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में साइंस, हमारे देश में टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर अभी भी इतनी बातें नहीं होती और इतने अच्छे विचार नहीं है लोगों के। तो स्वाभाविक सी बात है, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो। एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं वो मेक इन इंडिया की बातें कर रहे हैं। अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर प्लान जैसे बड़े बड़े प्लान्स को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपके देश के अंदर रिसोर्सेस और साथ ही साथ मैन पावर बहुत टैलेंटेड चाहिए। अब वो दिन आ गए हैं जब राफेल प्लेन हमको खुद बनाने पड़ेंगे, राइट। हालांकि हम उसके बराबरी का प्लेन ऑलरेडी बनाते हैं जिसका नाम है तेजस, आपको मालूम ही होगा।
लेकिन फिर भी वी हैव टू बी वेरी वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस, एंड फॉर दैट रीजन एजुकेशन सिस्टम में अब इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट। इसके बाद फिर और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको अलग से दिए गए हैं, जस्ट मैं एक बार पढ़ देता हूं। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस, फिर जेंडर इंक्लूजन फंड, केजीबीवीज। केजीबीवीज का मतलब होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसको आप प्लीज याद रखना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये 12वीं क्लास तक पूरा का पूरा अब रन किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत में एसटी, एससी और ओबीसी के लिए बनाए गए स्पेशल स्कूल है, जहां पर केवल कन्याओं को यानी फीमेल एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ 75% सीट्स केवल एसटी, एससी के लिए रिजर्व होती है और 25% सीट्स बीपीएल वालों के लिए रिजर्व होती है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, केजीबीवी का फुल फॉर्म होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये कंप्लीटली रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय की तरह। यहाँ पर एसटी, एससी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है, ओनली फीमेल, राइट। 75% seats are reserved for ST/SCs and 25% seats are reserved for BPL, below poverty line, right? उसको बढ़ाकर अब सरकार 12वीं तक लेकर जा रही है, राइट। वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाने वाला है और कोर करिकुलम चीजों को अब बहुत हद तक गवर्नमेंट मिनिमाइज कर रही है या डिस्करेज कर रही है। आपको एक और जाते जाते एक अच्छी चीज इसमें मैं बता देता हूँ। आपको पता है अब रिपोर्ट कार्ड कैसे जनरेट होंगे? आपके एकेडमिक्स के मार्क्स पूरे के पूरे ऐड किए जाएंगे, प्लस आपके स्पोर्ट्स के मार्क्स पूरे ऐड किए जाएंगे, प्लस आपके कल्चरल चीजों में आपके परफॉर्मेंस उसको एनालाइज किया जाएगा, और ऐसा करते हुए कंप्लीट होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपका तैयार किया जाएगा और वो होगी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस शीट, राइट। अब केवल मैथ साइंस के ऊपर रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा आपको, पूरा रिपोर्ट कार्ड इन चीजों के ऊपर मिलेगा। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड यार, मतलब इससे टैलेंट बाहर आएगा, लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि इफ आई एम अ सिंगर तो ये बुरी बात नहीं है। मतलब मुझे मैथ्स नहीं आता, इट्स ओके, बट आई एम अ वेरी गुड सिंगर। अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं तो ये बहुत अच्छी चीज है जो कि किसी और में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होगा वही अच्छा है। So this is something very good. All right. So I hope आपको ये समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके ऊपर भी पूछना चाहता हूँ। Please try to answer these questions. Okay. Here we go. Question number 1. Under which article of Constitution free and compulsory education is being provided for an age group of 6 to 14 years? आर्टिकल कंस्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के मुताबिक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जा रहा है 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को? चार ऑप्शन है आपके सामने, आर्टिकल 24, 15A, 21A या 14A। बताइए जरा फटाफट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? टाइप मी फास्ट, बोलिए बोलिए गाइस। यस, एनीबॉडी? The right answer here is Article 21A. Article 21A. That is the right answer. Option number 3. The right answer is Article 21A. Let me give you another question. ये question जरा देखिए. Can you answer this? आपके comments thread में कोई आंसर नहीं आ रहे हैं मुझे. Questions के आंसर please लिखिए. Let me just check whether you are listening or not. In which year the first national education policy was introduced? फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में कब आई थी? ये रहे आपके चार ऑप्शंस, 1986, 1989, 1992 या 1968। चार ऑप्शन है, बोलिए क्या होगा राइट आंसर? भारत की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब भी बताया था मैंने, इट्स 1968। 1968, राइट। तो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका राइट आंसर आप लोगों ने दिया है 1968। आई होप आप सबने सही आंसर इसमें दिया होगा। ऑलराइट, चलिए, ऑलरेडी वी आर लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। चलिए अब सीधे आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाले पार्ट पे जाते हैं। प्लीज नोटबुक रेडी रखिए और ये लिखते चलिए। तीसरा टॉपिक है आज का हमारा, द अलार्म ऑफ यूएनडीपी। Alarm of UNDP. Now UNDP stands for United Nation Development Program. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अलार्म ऑफ यूएनडीपी। अब ये क्या है? एक बहुत अच्छा चार्ट है जो द मिनट में आया हुआ था।
ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसीलिए इसको मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना के वजह से तकरीबन तकरीबन अक्रॉस द ग्लोब अब 2 करोड़ से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, आपको तो पता ही है, राइट। अकेले अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 28 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। 28 लाख, इट्स 2.8 मिलियन, राइट। मेरा जो अगला सेशन रहेगा मंडे को, उसमें मैं कोरोना अपडेट के ऊपर आपको एक शानदार ग्राफ दिखाने वाला हूं, तो आप उसमें से बहुत कुछ समझ पाएंगे। अभी तक अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 56,000 लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया में। ऑन एन एवरेज अभी जो डेथ रेट चल रहा है वो तो 1,000 लोग ऑलमोस्ट पर डे का चल रहा है, राइट। सो नो डाउट ये पेंडेमिक है तो बहुत ही भयानक, और ये बिल्कुल यानी उस पुराने पेंडेमिक की याद दिला रहा है जिसमें मतलब 3.5 करोड़ लोग मर चुके थे। भगवान न करे हम उस आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन परिस्थितियां तो गंभीर होती जा रही है। अब आप सबको ये भी पता है कि वैक्सीन के ऊपर दावा किया है रशियंस ने, और रशियंस ने अपने स्पुतनिक 5 के थ्रू ये कहा है कि वो वैक्सीन के साथ तैयार है। फेज 3 का ट्रायल उनका कंप्लीट हो चुका है। भारत में भी 2 कंपनियां हैं जो फेज 3 ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला, और दूसरा भारत बायोटेक हैदराबाद वाला। तो ये लोग अब फेज 4 ट्रायल में जाने वाले हैं। और फेज 4 ट्रायल का मतलब होता है दोस्तों, आपको मास प्रोडक्शन की परमिशन मिल गई है और अब आप सीधे सीधे प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन किसी भी हाल में अगर मान लो वैक्सीन जल्द से जल्द भारत में आ भी गई, तब भी कम से कम जनवरी के आसपास का वक्त तो लग ही जाएगा। और जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, यानी टीकाकरण का काम शुरू होगा। और उसके बाद भारत की पॉपुलेशन कितनी, 138 करोड़। 138 करोड़ लोगों को अगर हम वैक्सीनेशन देते बैठेंगे तो हमको कम से कम 1 साल लोगों को वैक्सीन देने में लग जाएगा। उसमें हम जैसे लोगों का, यंगस्टर्स का नंबर कब लगेगा, 24-25 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र वाले लोगों का, उनका नंबर सबसे लास्ट में लगेगा, क्योंकि उनका इम्यूनाइजेशन पावर बेहतर है। जितना मैंने इस सिस्टम को समझा है, सबसे पहले ये बुजुर्गों को दिया जाएगा वैक्सीन, उसके बाद स्कूल के बच्चों को दिया जाएगा, और उसके बाद जिनका मतलब इम्यूनाइजेशन अच्छा है उनको दिया जाएगा, और लास्ट में दिया जाएगा उन लोगों को जो ऑलरेडी कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, राइट। तो ये सब होते होते 1 साल का टाइम तो और लगना ही है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस 1 साल के और आने वाले एक बहुत भयानक टाइम में वी आर रियली गोइंग टू फेस सम ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आज नहीं लेकिन 2021 में हमको बहुत सीरियसली समझ में आएंगे कि कोरोना ने कितनी बुरी मार मारी है। आप अगर सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 40,000 लोग इस वक्त जो गुरुद्वारे में और मंदिरों में खाना खाते थे, मंदिर और गुरुद्वारे बंद होने की वजह से वो सबके सब अब सड़कों पर है और दाने दाने के लिए मोहताज है। तो परिस्थिति तो बहुत भयानक हो गई है इसको लेकर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके वजह से पूरे समाज में 2 अलग-अलग प्रकार के क्लासेस बन गए हैं। एक वो लोग हैं जो कोरोना के साथ सरवाइव कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो कोरोना की वजह से टूटते जा रहे हैं। तो अब दुनिया भर के लोगों में अगर ये प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर करे क्या। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहना ये है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दुनिया में ऐसे जितने भी लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन में आते हैं या फिर नियर बिलो पावर्टी लाइन में आते हैं, यानी बिलो पावर्टी लाइन से ठीक थोड़े से ही ऊपर है, अभी अभी उन्होंने अपना स्टैंडर्ड रेज किया, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक यही हाल बना रहा तो वो वापस बिलो पावर्टी लाइन में चले जाएंगे। इस तरह के लोग, ऐसे लोगों के लिए क्यों ना यूबीआई फिक्स कर दिया जाए। और यूबीआई अगर हम इनके लिए फिक्स कर देते हैं तो इन लोगों को इस पैंडेमिक में मरने से, बर्बाद होने से, या फिर बहुत बुरी तरह हर्ट होने से बचाया जा सकता है, राइट। नाउ व्हाट इज दिस यूबीआई? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो आपको समझ में आया? अब ये यूबीआई जो है इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। देखो ध्यान से समझो, दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं।
किसी का स्टैंडर्ड उनके कंट्री के हिसाब से गरीबी वाला है, तो हो सकता है हमारे कंट्री के हिसाब से वो मिडिल क्लास या फिर रिच हो। लेकिन अपने अपने कंट्री में हर किसी के पास ये अलग अलग लेवल्स हैं अमीरी और गरीबी के, राइट। यूबीआई ये कहती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनसे काम आप कौन से करा रहे हो, आप हर प्रकार के लोगों के लिए एक बेसिक इनकम फिक्स करके रख दो, राइट। मतलब भारत में कोई व्यक्ति मान लो कि फार्मिंग का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मान लो वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मान लो मतलब ट्रक में लोडिंग के काम कर रहा है, अनलोडिंग के काम कर रहा है, या फिर तालाब खोदने के लिए मिट्टी निकाल रहा है, ऐसे काम कर रहा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर ऑफ जॉब, हर किसी की यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप एक लेवल तक रख दो, ताकि कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी मरे नहीं। ये अपने अपने लेवल पे होता है। अब पूरे दुनिया की आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक जैसी तो रख नहीं सकते, क्योंकि करेंसी अलग अलग है, इकोनॉमी अलग अलग है। तो एक एक रीजन की आप एक एक एरिया में फिक्स कर सकते हो यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिसके ऊपर ये टॉपिक है, उनका कहना ये है, अब इधर देखो इस ग्राफ में जहां पर मैं ये ब्रैकेट ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी कंट्रीज को, ये सारे एरियाज में आने वाली कंट्रीज को अपनी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो पर मंथ बेसिस पे फिक्स कर लेनी चाहिए। और अगर ऐसा कर लिया जाए और सरकार ने अगर वाकई में उतने पैसे अगर हर महीने के दे दिए, तो इस कोरोना की महामारी से अच्छे से बचा जा सकता है, राइट। तो अब देखो आप, ईस्ट एशिया और पैसिफिक में इस वक्त गरीबी सीमा रेखा में आने वाले यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले लोग कितने हैं? 521 मिलियन, राइट। अब इन लोगों को अगर हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम देकर इनको गरीबी से बचाना है, मरने से बचाना है, तो 26.96 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट आपको पर मंथ लगेगा। यानी प्रति व्यक्ति पर मंथ हम कितना अमाउंट दे पाएंगे? $45 पर पर्सन पर मंथ, राइट। ये कहाँ का है? ईस्ट एशिया और पैसिफिक, यानी पैसिफिक ओशन के आसपास आने वाली कंट्रीज, जापान वगैरह बोल सकते हो आप। अब इसमें बाकी के यूरोप के कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका है, इसमें फिर मिडिल ईस्ट है, फिर साउथ एशिया है, सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका का मतलब होता है, मतलब मिडिल मिडिल सॉरी जो सहारा डेजर्ट है उसके नीचे आने वाली कंट्रीज, जैसे कि जिम्बाब्वे, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ये सब। और फिर इसमें देखो लास्ट में इंडिया का नंबर अलग से दिया हुआ है। इंडिया में इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन में आने वाले लोग कितने हैं, या फिर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के ठीक आसपास ही है, अगर कुछ दिन और ऐसा ही हाल रहा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। कैन यू इमेजिन गाइस, 658.21 मिलियन। इसको अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूं तो 65 करोड़ लोग, भारत की टोटल पॉपुलेशन है 138 करोड़, तकरीबन तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन दैट लेवल। और अगर इन लोगों को हमें मरने से बचाना है, तो हमें 18.43 बिलियन डॉलर का अमाउंट पर मंथ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर इतना अमाउंट हमने पर मंथ दिया, तो पर पर्सन कितना अमाउंट हम दे पाएंगे? $28 पर पर्सन हम दे पाएंगे पर मंथ, और उसको गरीबी से बचा पाएंगे। अब ये $28 को मैं 70 से भी मल्टीप्लाई करता हूं, अज्यूमिंग $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो ये तकरीबन तकरीबन 2000 रुपए की इनकम आती है बस। यानी आप भारत में 65 करोड़ लोगों को 2000 रुपए पर मंथ भी अगर देते हो, तो आप उनको मरने से बचा सकते हो। अब आपको एक बात समझ में आई क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो गवर्नमेंट देती है ना 2000 रुपीज हर 3 महीने में एक बार, 2000 रुपीज, ये 2000 रुपीज के जो इंस्टॉलमेंट सरकार हर किसी के अकाउंट में डालती है, तो ये 2000 रुपीज ही क्यों है? वाई इट इज नॉट 1500, वाई इट इज नॉट 20,000, वाई इट इज नॉट 10,000? बिकॉज यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया गया है और उसके आसपास रखा गया है। अब मैं ऐसा तो नहीं कहता कि सरकार इससे ज्यादा दे सकती, क्योंकि सरकार का अपना बजट होता है, बट डेफिनेटली कोशिश की जा रही है कि लोग उसमें कम से कम मरे नहीं। तो आई होप आपको ये छोटा सा एक बहुत ही ज्यादा जरूरी डेटा समझ में आया, राइट। अब इसमें जो एकदम जरूरी बातें हैं वो मैं आपके लिए अलग से नोट करके लाया हूं, मैं रीड कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये सब लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके रेस्पॉन्सेस अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो आई हैव नो क्लू कि आप सुन रहे हैं, आप सो गए हैं,
आप लेफ्ट आउट हो चुके हैं या फिर आप वाकई में अटेंशन से सारी बातें लिख रहे हैं। ओके, तो यूएनडीपी द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। प्लीज याद रखना, क्लैट में ही, क्लैट में अभी तक तो पूछते ही थे, इस साल क्लैट में इसको दूसरे ढंग से पूछेंगे, लेकिन क्लैट के अलावा जितने स्टूडेंट हैं उन सबको तो ये 1 मार्क के लिए आना ही है, इसीलिए प्लीज लिखते चलो। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूएनडीपी के हेड कौन है? अकीम स्टीनर। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटर हेड इज अकीम स्टीनर। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इकोसॉक। आई एम रिपीटिंग, इकोसॉक। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इकोसॉक? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मैं लिख नहीं रहा लेकिन बोल रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जरूर लिख रहे होंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल लिखा क्या? राइट। देन मेंबर कंट्रीज कितनी है? 177। आपको ये सब ऑप्शंस में पूछा जाता है। इस वक्त भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने लोग हैं? 65 करोड़। और टोटल फंडिंग कितनी चाहिए? एक्चुअली में चाहिए 18.43 बिलियन, उसको राउंड फिगर में 19 बिलियन डॉलर लिख दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आपको? नीचे की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़िए। Many people suggest that UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन बी द सॉल्यूशन दैट कुड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना। द लूमिंग क्राइसिस कॉज्ड बाय द ड्विंडलिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। लूमिंग क्राइसिस कॉज्ड बाय द ड्विंडलिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी दिन ब दिन जो नौकरियां खत्म होती जा रही है, नौकरियां तो मिल नहीं रही है लोगों को, उसके असर को बढ़ने से ये रोकेगा। कौन रोकेगा? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्योंकि जॉब एम्प्लॉयमेंट अपने बहुत बेकार लेवल पर चला गया है। अगले साल आपको दिखाई देगा कि क्या भयानक जॉब अपॉर्चुनिटीज का लॉस हुआ है इस साल। राइट, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सब चीजें नॉर्मल हो जाए और 2021 के एटलीस्ट सेकेंड हाफ में, जून जुलाई आते तक, हम इकोनॉमी को फिर से दोबारा रिकवर करने वाली पोजीशन पे ला पाए। पटरी पे आना तो पॉसिबल ही नहीं है, एक साल में पटरी पे तो आएगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू सी सम पॉजिटिव ग्रोथ कि हम दोबारा से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिव नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, अब यूनाइटेड नेशंस के ऊपर आपके लिए एक सिंपल सा सवाल, अगर आपका आंसर मुझे दिखेगा तो वाकई में बहुत अच्छा होगा, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप आंसर दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हैज डैश ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशंस के टोटल कितने ऑर्गन्स हैं? प्लीज मुझे जवाब दीजिए। टोटल हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस? बताइए, 4, 6, 7 या 8? इसको मत काउंट करना, ये मैंने अपने मन से बना दिया है कुछ भी। द राइट आंसर हियर इज 6। ये यहाँ नीचे देखिए आप, 6। ओके, यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक है इकोसॉक, एक है यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर एक है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसी में से एक है यूएनडीपी, और बाकी के 2 और है, तो आप जरूर पता करिएगा। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, चाइनाज मिशन मार्स। ऑलराइट, आप सबको पता ही है दोस्तों, अगस्त महीने की ही बात है, चाइना ने अपना मिशन मंगलम शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के बीच में चाइना को अब मार्स मिशन याद आ रहा है। और इस मार्स मिशन की खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए जरा आपको मैं समझा देता हूँ कि इसके पीछे की न्यूज क्या है। मैं बराबर वही न्यूज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, जिसके ऊपर आरसी का पैसेज आ सकता है। राइट, तो दोस्तों ऐसा है कि 1970s के दौर में रशियंस और अमेरिकन्स, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, आप सबको तो पता ही है। अब उस समय स्पेस प्रोग्राम भी बहुत एक्टिवली हुआ करते थे, अभी भी होते ही है। तो रशियंस ने काफी ट्राई किया, मून पे जाना, स्पेस पे जाना, यहां तक कि मार्स पे जाना। राइट, एंड देन अमेरिकन्स ने सक्सेसफुली ये किया। तो अभी तक, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो आप फंस जाओगे और मेरे से ही आर्ग्यूमेंट करने लगोगे कि नहीं ये गलत जा रहा है। देखिए ऐसा है कि मंगल ग्रह के आसपास उसका अपना एक ऑर्बिट है, ऑब्वियस सी बात है। ये है हमारी पृथ्वी, और अपने पृथ्वी का भी एक ऑर्बिट है। हम कोई सैटेलाइट जब छोड़ते हैं, राइट, तो पहले वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलेगा
और उसके बाद फिर वो काफी दिन तक ट्रैवल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो मार्स के यानी मंगल ग्रह के ऑर्बिट के नजदीक आ जाएगा। अगर सही जगह, सही डिग्री, सही एंगल में रोटेशन मिल गया तो वो मार्स के ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा और फिर वहां जाकर चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा लगाता। अब ऐसा है कि भारत ने जो अपना मंगलयान भेजा था ना, जिसके ऊपर विद्या बालन और अक्षय कुमार की मूवी आई है, उसमें हमने जो मंगल मिशन जो भेजा, उसमें जो हमने यान भेजा है वो मंगल के ऑर्बिट पे तो चला गया, और उस ऑर्बिट पे अभी भी घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। जितना उसमें फ्यूल होगा उतना तब तक वो घूमता रहेगा। लेकिन ये अभी भी मंगल ग्रह के ऊपर, उसकी जमीन के ऊपर लैंड नहीं किया है। राइट, इस बात को प्लीज समझना। लैंड करने के लिए आपको लैंडर की जरूरत होती है। एक होता है रोवर और एक होता है लैंडर। तो वो जो लैंडर होता है वो जमीन पे लैंड करेगा और फिर कैमरा लेके इस धरती पे घूमता रहेगा और पानी के ट्रेसेस, मिट्टी के कण, पत्थरों के कण, सब कुछ कलेक्ट करके आपको इमेजेस भेजता रहेगा। रोवर रहेगा तो वो एक्सिस में घूमता रहेगा और हवा से ही आपको तस्वीरें निकाल निकाल के देता रहेगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा नेशन है जिसने मार्स के ऊपर सक्सेसफुली लैंड किया है। और लैंड किया है एक बार नहीं, दो बार नहीं, दे हैव लैंडेड 8 टाइम्स सक्सेसफुली, 8 टाइम्स। और दूसरा देश बन चुका है रशिया। रशिया ने सक्सेसफुली बहुत बार ट्राई किया, ज्वाइंट मिशंस में भी ट्राई किया। कुछ लोग कहते हैं कि रशिया ने सक्सेसफुली लैंड नहीं किया, कुछ कहते हैं कि लैंड किया है। तो अब उस श्रृंखला में चाइना दुनिया का दूसरा या यूं कह ले तीसरा देश बनने जा रहा है जो न केवल मार्स पे जाएगा बल्कि मार्स पे लैंड भी करेगा। राइट। और अब आप समझेंगे कि मार्स पे लैंड करके इसको एक्चुअली में ढूंढना क्या है वहां पर। तो इन लोगों ने दो मिशंस रखे हैं। पहला तो ये कि मार्स के ऊपर पानी ढूंढा जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्स पे कभी किसी समय पे पानी था। टकराने के बाद मार्स इतना पीछे चला गया कि वहां से ऑब्वियसली सनरेज भी उस पर ठीक से आती नहीं है, तो वो एक ठंडा और बेजान प्लैनेट बन गया। और दूसरा, मार्स में एंशियंट डेज में कभी कोई लाइफ थी या नहीं थी। जैसे हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री हम निकालते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली, वैसे मार्स में एंशियंट लाइफ हिस्ट्री कुछ थी या नहीं थी, ये चेक करने के लिए इन्होंने अपना एक सैटेलाइट भेजा है। तो चाइना के इस मार्स मिशन के लोगों का कहना है कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और क्योंकि दुनिया में चाइना दूसरा या तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग न्यूज। राइट, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सब चीजें अच्छी हो जाए और साइंस में एक और तरक्की सामने आए। हाँ, तो सर अब ये कब तक होने वाला है? तो देखो भैया, ऐसा है कि 7 महीने लग जाते हैं पहुंचने में, और उसके बाद लैंड करने में न जाने कितना टाइम लगेगा। तो आप समझ के चलो ये 1-1.5 साल का पूरा प्रोग्राम है। राइट। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है जिसके ऊपर आप मुझे अलग से आंसर देना, क्योंकि अपना कमेंट्स बॉक्स तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। What will be the future of space program across the world by the year 2030? बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि 2030 तक आने वाले 10 सालों में दुनिया में स्पेस प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा। राइट। और जरा मुझे ये भी बताना कि इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलोर, इनका अगला मार्स मिशन कब होने वाला है? आई वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू कि मंगल मिशन तो एक हो गया, अगला मार्स मिशन इनका, अगला मंगल मिशन इनका कब होने वाला है? तो आप जरा मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब आपके एग्जाम स्पेसिफिक में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, प्लीज इसको फटाफट जरा नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चाइना ने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है उसका नाम क्या है? तियानवेन 1। ताइवान मत लिख देना, हाँ, तियानवेन 1। ताइवान को तो वो एक दिन कच्चा खा जाएंगे। तियानवेन 1 ये उसका नाम है। देन कंट्री चाइना। 3 बेसिक थिंग्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट में 3 बेसिक चीजें कौन कौन सी होती है? सबसे पहला होता है ऑर्बिटर, जो ऑर्बिट में जाएगा। लैंडर, जो कि जमीन पे लैंड करेगा। और रोवर, उसके बाद वो घूमता भी रहेगा, तस्वीरें भी निकाल के देगा। ऑलराइट, यस।
दो ऑब्जेक्टिव्स है, पहला पानी ढूंढना है और दूसरा एंशियंट लाइट ढूंढना है, राइट। ये पूरी की पूरी न्यूज थी। तो ये काफी ज्यादा ग्लोबली हाईलाइटेड न्यूज थी, इसीलिए मुझे लगा कि इसको कवर कर लेना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा पार्ट समझ में आ गया है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको सारा पार्ट समझ में आ गया है। ऑलराइट, ओके गाइस, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज पर। एक सेकेंड। Right, the Beirut blast. Okay, so this is going to be one very important event that has happened. Okay, on 4th of August. तो आज इस पूरे हादसे को करीबन करीबन 2-2.5 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है और बहुत ही भयानक हुआ था ये जो भी हुआ था। इंटरनेशनली हर एक मीडिया ने इसको कवर किया और अभी तक के सबसे दर्दनाक हादसों में से ये एक रहा। तो नो डाउट ये हमारे लिस्ट में एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आ सकता है। अगर डायरेक्टली लेबनान और बेरूत बॉम्ब ब्लास्ट पे अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी आई एम श्योर कि इसको रिलेट करके आपको न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, राइट। सो यू ट्राई कि आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करें और समझ ले इसको ढंग से। ओके, मैं आपको इसमें सारी चीजें समझा दूंगा, 5 मिनट में सब कुछ कवर हम कर लेंगे, पूरी लेंथ ब्रेथ इसमें जितना जरूरी है उतना हम कवर कर लेंगे। आपने व्हाट्सएप पे वो तो डेंजरस ब्लास्ट वाली पूरी की पूरी वीडियोस तो देखी होंगी। मैं आपको जस्ट इसको सीक्वेंस में क्या हुआ कैसे हुआ वो बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले बेरूत ब्लास्ट के ऊपर मेरा एक सवाल है जो कि थॉट प्रोवोकिंग है, जिसके ऊपर आपको जरूर विचार करना चाहिए और हो सके तो प्लीज मेरे साथ इसका आंसर शेयर करिएगा। Which one is more dangerous, अमोनियम नाइट्रेट और एटॉम बॉम्ब? सवाल बड़ा सिंपल है कि बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ वो तो अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट था ना, वो कोई एटॉम बॉम्ब का ब्लास्ट थोड़ा ना था। तो अमोनियम नाइट्रेट, फॉर्मूला लिख देता हूँ भैया, बचपन में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला NH4NO3, ये है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ, लेकिन आवाज इतनी भयानक आई कि लोगों को लगा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है, राइट। और पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा कोई आतंकवादी हमला हुआ है। तो अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा डेंजरस है या एटॉम बॉम्ब? तो एटॉम बॉम्ब की जगह अगर अमोनियम नाइट्रेट से इतनी भयानक आवाज और तबाही हो सकती है तो वही यूज करना चाहिए फिर, राइट। तो चलिए एक एक करके हम पूरे सिलसिले को समझ लेते हैं। ये है गाइस लेबनान, ओके। लेबनान, इसकी कैपिटल है बेरूत, राइट। जिसे जो भी बात नहीं पता उसको प्लीज लिखते चलो। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। बेरूत एक कोस्टल एरिया में बसी हुई सिटी है। वहां के सी पोर्ट पे बंदरगाह में एक शिप खड़ी हुई थी पिछले 7 साल से। कैन यू इमेजिन, 7 साल से इन लोगों ने एक शिप को वहां पर अड़का के रख दिया था। 2013 में आई थी और उसको क्लियरेंस ही नहीं दिया, वो शिप फंसी रह गई और 2020 तक मेंटेनेंस हो नहीं पाया। एक दिन अचानक ब्लास्ट हो गया, सब फायर एक्सटिंग्विशर लेके पहुंचे, तब तक खेल खत्म हो चुका था, 3 लाख लोग बेघर हो गए। तो बेरूत उनकी कैपिटल है और वहां के एक बंदरगाह में एक शिप खड़ी हुई थी। उस शिप के अंदर 2750 टन, किलो नहीं टन, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था जिसमें आग लग गई। ऑलराइट, यस। अब ये जो येलो कलर की लाइंस हैं केवल मैं उसी को पढ़ रहा हूं, आपको यहां से सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। द डिजास्टर was preceded by a large fire at the port of Beirut on the city's north Mediterranean coast. In videos posted on social media, white smoke could be seen billowing from warehouse 12 next to the port huge grain silos. Shortly after 18, the roof of the warehouse caught alight and there was a large initial explosion followed by a series of small blasts that some witnesses said sounded like fireworks going off. शाम को 6 बजे की बात है, वेयर हाउस में अचानक से आग लग गई और इससे पहले कि दमकल कर्मचारी वहां पर पहुंच के वो आग बुझा पाते, खेल खत्म हो चुका था। तब तक 2 बड़े बड़े ब्लास्ट हो चुके थे। 30 seconds later there was a colossal explosion that sent a mushroom cloud in the air. मशरूम क्लाउड जैसा बन जाता है ना पूरा, अपने न्यूक्लियर अटैक से एटॉम बॉम्ब को के कोई वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड a supersonic blast wave radiated through a city, right? एक ब्लास्ट वेव पूरा रेडिएट करता चला गया, पूरे सिटी को, हर चीज को तहस नहस करता चला गया। ऑलराइट, अब ये लास्ट वाली लाइन जरा देख लीजिए, इसको मैंने येलो कलर किया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटेड लॉस जो लेबनान को हुए हैं इस पूरे ब्लास्ट से वो है तकरीबन तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर। दिस इज गोइंग टू बी
very very massive effect on the economy of Lebanon. All right, अब लेबनान से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ये आप जरूर याद रखना। लेबनान की कैपिटल बेरूत, ये आपने देख लिया होगा। लेबनान की करेंसी लेबनीज पाउंड, आपको इसके ऊपर सवाल आ सकता है, तो नहीं पता तो लिख के रखो। लेबनान का एरिया है, बहुत छोटा सा देश है, 3950 स्क्वायर माइल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पर चलती है अरेबिक, लेकिन वैसे लेबनान में क्रिश्चियंस की संख्या भी बहुत ज्यादा है। देन लेबनान की पॉपुलेशन है 68,22,303। ओके, लेबनान का रिलीजन है वहां पर 54% मुस्लिम एंड 41% क्रिश्चियन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहां पर क्रिश्चियंस की संख्या भी अच्छी खासी है। नेबरिंग कंट्रीज में कौन कौन है लेबनान के आजू बाजू में? इजराइल है और टर्की है। आपको पता है इजराइल के ऊपर इल्जाम लगा दिया था इन्होंने बोल दिया था कि आपका हाथ है जरूर, आपने हमास के ऊपर बॉम्ब गिराते हुए इस तरह का कोई एक अटैक हमारे ऊपर भी कर दिया, लेकिन इजराइल ने अपनी बात पूरी क्लियर की कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ऑलराइट, शुरुआत की बात है, पहले तो उनको उन पे ही शक हो गया था। राइट, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान हसन दियाब। इनकी इमेज मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोगों ने इनका घर तोड़ फोड़ कर दिया, इनके घर के बाहर नारे प्रदर्शनियां होने लगी, इनका घर जलाने वाले थे। और अभी अभी की बात है, इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया, इन्होंने पूरी जवाबदारी अपने ऊपर ली और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द गिल्ट ही डिसाइडेड टू रिजाइन, तो ये चले गए हैं। और उसके बाद है, ये है माइकल आउन, ये वहां के प्रेसिडेंट हैं। इन दोनों के नाम आप जरूर याद रखना, एग्जाम में आपको कोई ये नाम पूछ सकता है। ऑलराइट, हाँ। अब ये एक और इमेज है, इससे आपको थोड़ा सा समझने में शायद इंटरेस्ट आएगा। ये बिफोर द ब्लास्ट एक इमेज है, गूगल की ही इमेज है, और उसमें ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, सारी बिल्डिंगें अपनी अपनी जगह पर है। और जस्ट ब्लास्ट के बाद समझ में ही नहीं आ रहा है कि रास्ता कहाँ से निकल गया, क्या हो गया, कौन सा ब्रिज उड़ गया और सब खत्म। आपको पता है 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं इस पूरे ब्लास्ट में, 3 लाख लोग। राइट, अब सिलसिलेवार तरीके से कुछ बातें मैं जरा यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर इटसेल्फ। हाँ, ध्यान से सुन लेना इसको। तो हुआ ऐसा था कि रशिया का एक बिजनेसमैन है, 1 मिनट लगेगा आपको ये सब कुछ समझने में। रशिया का एक बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन ने एक शिपमेंट भेजा था अपना, यानी अपना एक जहाज भेजा था, जिस जहाज में अमोनियम नाइट्रेट इसने डिलीवर किया था। और ये जहाज समुद्र के रास्ते से रशिया से निकलते हुए लेबनान होते हुए इस जहाज को मोजाम्बिक पहुंचना था। ओके, अब मोजाम्बिक यानी जो अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर एक माइनिंग के काम में ये पूरा का पूरा अमोनियम नाइट्रेट यूज होने वाला था। अमोनियम नाइट्रेट क्योंकि फटता है, ब्लास्ट होता है, तो उसको माइनिंग के काम में यूज किया जाता है। अब कितने टन का अमोनियम नाइट्रेट डाला गया? 2750 टन का। जहाज निकला और जहाज के ऊपर कुछ 8 क्रू मेंबर्स थे। ये निकले और फिर ये शिप पहुंचा 2013 के सितंबर मंथ की बात है, ये लेबनान पहुंचा। लेबनान में कुछ सुरक्षा कर्मचारियों ने, आई मीन कस्टम ऑफिसर्स ने, इस शिप को सीज कर लिया और आगे जाने से मना कर दिया। और उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस आपके पास जो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है वो इतने डेंजरस और केयरलेस तरीके से रखा हुआ है, आपने एंट्रेंस के दरवाजे पर भी वो भर के रखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल शिपिंग के नियमों के खिलाफ है। अगर ये किसी ओशन में जाकर ये शिप सिंक हो जाती है और ये पूरा ओशन में चला जाता है, तो ये बहुत भयानक डेंजरस चीज हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने शिप को होल्ड कर लिया। शिप को होल्ड करने के बाद लेबनान के जो लोकल मजिस्ट्रेट है, उनके पास ये पूरा का पूरा मामला चला गया। मजिस्ट्रेट ने इसके ऊपर अपनी सुनवाई जारी रखी और उसके बाद धीरे धीरे प्रोसीजर आगे बढ़ता चला गया। अब उसमें पेपर जो क्लियरेंस के लगते थे वो रशिया से लगते थे और मोजाम्बिक से लगते थे, इसीलिए ये काम इतना लंबा होता चला गया कि इस शिप में जो 8 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से 4 लोगों को छोड़ दिया गया और उनको बोला गया आप जा सकते हो, लेकिन बाकी के 4 लोगों को शिप की रखवाली करने के लिए वहीं पर रोक लिया गया। एक समय ऐसा आया 2016 आते आते, जब ये रशिया के बिजनेसमैन का इंटरेस्ट उस शिप में से चला गया और उसने उम्मीद छोड़ दी कि अब ये शिप मुझे मिलने वाली है और ये मटेरियल मिलने वाला है।
लेकिन इस शिप का जो लॉयर था, वो लॉयर ये केस पूरा लड़ रहा था क्योंकि उसका बार बार कहना ये था कि शिप में कुछ डेंजरस केमिकल्स है जिसका बहुत बुरा असर हो सकता है। लेकिन बहरहाल किसी ने उसकी बात को इतना सीरियसली लिया नहीं। जिस चीज का डर था वही हुआ, और 4 अगस्त 2020 को लेबनान में बेरूत के उस बंदरगाह पे बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ शाम को 6 बजे, एंड एवरीथिंग वैनिश्ड। ओके, 3 लाख लोग ऑलमोस्ट बेघर हो गए, जो कि मैंने आपको बताया। 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई उसमें, और उसके बाद 4-4.5 हजार से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि घायल हो गए। ऑलराइट, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टर्की, सीरिया, ये दो ऐसी कंट्रीज है जहां तक 3.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ चुका था इस ब्लास्ट के वजह से। कैन यू इमेजिन, 3.3 मैग्नीट्यूड के एक्चुअली में सरफेस पे झटके महसूस हुए ये टर्की और सीरिया में। और लेबनान से बहुत पास में एक कंट्री है जिसका नाम है साइप्रस, उस साइप्रस में तो आवाज सुनाई दी पूरी की पूरी। तो ये इतना भयानक ब्लास्ट उस समय हुआ था। ऑलराइट, अब इसमें जो आपको बेसिक चीजें याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप प्लीज एक बार नोट कर लीजिए। एक्सप्लोजिव कौन सा था? अमोनियम नाइट्रेट। तो पहले तो ये नाम आप याद रखना। शिप का नाम क्या था? एमवी रोशस। राइट, ये शिप कहां से आ रही थी? रशिया से। जा कहां रही थी? मोजाम्बिक। और वैसे मोजाम्बिक कहाँ है? अफ्रीका में है। उसके बाद शिप वॉज ऑन हैंगर ऑफ द पोर्ट फॉर 6 years, 6 साल से पोर्ट के हैंगर पे, हैंगर का मतलब होता है स्टैंड पे, राइट, पार्किंग में। टोटल डेथ रिपोर्टेड कितने? 158 डेथ्स रिपोर्ट किए गए थे। ये आंकड़ा खैर और बड़ा है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये 158 के आसपास लोग इसमें मरे थे। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी न्यूज ढंग से समझ में आई, क्या कारण था समझ में आया, और अगर इसके ऊपर कोई टॉपिक आएगा तो आप जरूर 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 लिख पाएंगे। चलते हैं आज की लास्ट खबर के ऊपर। इसके बाद की खबरें मैं अगले सेशन में कवर करूंगा, और ये लास्ट की खबर कवर हो जाने के बाद हम क्विकली आज के हमारे क्विज राउंड के ऊपर चलेंगे। तो 8 बजे तक मुझे सेशन कंप्लीट भी करना है, इसीलिए प्लीज कहीं जाइएगा मत, सेशन को एंजॉय करते रहिए। कुछ हो सकता है चीजें आपको बोरिंग लग रही होगी बिकॉज ऑफ द सेम थिंग यू माइट हैव रेड अर्लियर, सो प्लीज हैव अ पेशेंस, और क्वेश्चंस के क्विज क्विज आपको पूरे सॉल्व करने हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो स्टे ट्यून्ड, 8 बजे तक आपको पूरा का पूरा सेशन अटेंड करना है। गिरीश चंद्र मुर्मू टू बिकम द न्यू CAG। अब टू बिकम क्या, ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ भाई, तो ये पूरी की पूरी न्यूज क्या है जरा मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। मुझे ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी से संबंधित चीजों में एक बहुत बड़े बदलाव का नतीजा है, जिसका लीगल एस्पेक्ट क्लैट के बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके ऊपर आपको कोई ना कोई कानून के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये मैटर आप ढंग से समझ लीजिए हुआ क्या है। एक लाइन में मैं समझा देता हूं। हाँ, इसके ऊपर जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया है वो बड़ा ऑब्वियस है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। व्हाट मेड मुर्मू रिजाइन? ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये नहीं है, ये तो मनोज सिन्हा साहब है। गिरीश चंद्र मुर्मू एक्चुअली में इन्होंने रिजाइन क्यों किया? राइट, ये मेरा सवाल है। उनको, लोगों को लग रहा है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको CAG बनना था। ऐसा नहीं है, उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि सरकार ने उनको मजबूर किया, होम मिनिस्ट्री। ओके, अब ये पूरे के पूरे मैटर में आपको जरा एक बात मैं समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए। ऐसा है कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर कह ले, कहीं ना कहीं हमारे GK के डिस्कशन में ये बार बार आता ही है ये टॉपिक। तो ये रहा जम्मू कश्मीर। ओके, अब आपको पता ही है कि अगस्त 2019 में 1 साल होने को आ गया है, 1 साल से ज्यादा ही हो गया है, लद्दाख और कश्मीर ये दो यूनियन टेरिटरीज बना दी है। ये बन गया UT1, ये बन गया UT2। भारत में कुल मिला के 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी थी। ओके, अब इन 9 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, सवाल ढंग से समझना,
इन 9 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में ऐसी है जहां पर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं विधानसभा। जिनके पास अपनी खुद की क्या है, विधानसभा है, राइट। उनके पास अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है, उनके पास अपना खुद का गवर्नर भी है। आमतौर पे यूनियन टेरिटरीज में जो हेड होता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, गवर्नर नहीं। लेकिन इनके पास अपना गवर्नर है क्योंकि इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, राइट। तो 9 में से 3 यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है? पहली है पुदुचेरी। पुदुचेरी, तो पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन है जरा मुझे बताना, और वहां की गवर्नर किरण बेदी तो नहीं है, जरा कंफर्म करना। दूसरी है ऑफ कोर्स दिल्ली, न्यू दिल्ली, आप सबको पता ही है, न्यू दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है और न्यू दिल्ली में गवर्नर साहब भी है। और इन दोनों के बाद अब तीसरी बनने जा रही है जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर, इसको यूनियन टेरिटरी के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सब कुछ देना है। ये है एक्चुअल में सरकार का इंटरेस्ट, राइट। अब हुआ ये है कि जब से यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया है, आई मीन पिछले साल, जब भी 1 साल हो गया इनको अपॉइंट करके, सरकार ने मुर्मू को 2 काम सौंपे थे। उनका पहला काम ये था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाना। कौन से इलेक्शंस? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G इंटरनेट की स्पीड देना। 4G इंटरनेट की स्पीड देना, राइट। ये 2 काम थे। अब हुआ ये कि गिरीश चंद्र मुर्मू न तो इलेक्शंस करा पाए, न 4G इंटरनेट की स्पीड दिला पाए। अब ये 2 चीजों के वजह से अमित शाह बहुत नाराज हो गए और उसका अल्टीमेट असर ये हुआ कि गिरीश चंद्र मुर्मू को मजबूर किया गया कि आप रिजाइन करो और जाओ, क्योंकि आपके बस की है नहीं। आपको हमने साल भर से समझाया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने सिक्योरिटी का हवाला देकर ये काम टाल दिया और उन्होंने वो टाइम पे किया नहीं, इसलिए सरकार नाराज हो गई। लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू एक शानदार ब्यूरोक्रेट रहे हैं इससे पहले भी, तो सरकार उनको गंवाना तो नहीं चाहती थी। इसीलिए गिरीश चंद्र मुर्मू को रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने रिजाइन किया और उनको सीधा सीएजी डिपार्टमेंट दे दिया गया। अब सीएजी का मतलब क्या होता है? कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, माफ करना, नॉट ऑडिट, इट्स ऑडिटर। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। महालेखाकारक एवं महालेखा निदेशक एवं लेखाकारक। अब ये जो होता है सीएजी, यहाँ पर जो चीफ था वो गिरीश चंद्र मुर्मू के रेजिग्नेशन के ठीक 1 दिन पहले ही अपना कार्यकाल खत्म कर चुका था। उनका नाम है मेहर ऋषि साहब। वो मेहर ऋषि साहब क्योंकि चले गए, इसलिए गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई और उनको भारत का नया सीएजी बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर के काम ढंग से संभालने के लिए एक्चुअली में पॉलिटिशियन की जरूरत थी, इसीलिए मनोज सिन्हा साहब को अपॉइंट किया गया और उनको वहां का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है। अब आप मेरी बात मान लीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आप देखना जम्मू कश्मीर में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी होते हुए दिखेंगे, वहां के लिए एक नया चीफ मिनिस्टर भी दिखाई देगा, एंड बहुत जल्दी 4G इंटरनेट की स्पीड भी आपको जम्मू एंड कश्मीर वैली में मिल जाएगी, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट को एनी हाउ अपना पेंडिंग एजेंडा आर्टिकल 370 के थ्रू जो पूरा का पूरा कश्मीर का एरिया है वो दोबारा भारत के अंदर रीगेन करवाना ही है। तो अब आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आया, राइट। अब मैं जरा आपके लिए पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू was sworn in on Saturday as the Comptroller and Auditor General, the Rashtrapati Bhavan said, right. मुर्मू 1 second, इसको जरा मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। हाँ, a 1985 batch IAS officer retired of the Gujarat cadre will have a tenure up to November 20, 2024. इनका जो अब टेन्योर रहेगा वो 2024 तक रहेगा। The CAG is primarily entrusted with the responsibility of auditing the accounts of the central and the state government. CAG reports are led before the parliament and legislatures of the states, right? हाँ, तो आपको इस एक न्यूज के ऊपर 2 बातें और बता देता हूँ।
सीएजी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो एक लाइन में समझ लो, ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो सरकार के किसी भी ऑफिस में जाकर, किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर सारी चीजों की ऑडिटिंग कर सकती है, क्योंकि संविधान ने उनको वो पावर दे के रखा है। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वहां के सीएजी नियुक्त किए गए हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा। भारत में सीएजी ने दो बड़े बड़े घोटाले सामने लाए थे, क्योंकि इन्होंने ऑडिट के बाद बोला था कि पैसे की बहुत जबरदस्त घपलेबाजी इसमें हुई है। पहला हुआ था 2G स्कैम, वो ए राजा वाला, जो 2008 में हुआ था। और उसके बाद दूसरा इन लोगों ने और एक सामने लाया था, कोलगेट स्कैम। कोलगेट स्कैम का मतलब वो मुंह धोने वाला कोलगेट नहीं, इसका मतलब होता है कोयले वाला कोलगेट। तो वो एक स्कैम भी भारत में इन्होंने ही सामने लाया था। तो सीएजी एक काफी शानदार बॉडी है जो भारत में एक्टिवली काम करती है। बहरहाल आपके लिए सीएजी और आज के इस मैटर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स एक बार जरा चेक कर लीजिए। फुल फॉर्म ऑफ सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के नए सीएजी कौन बने? जीसी मुर्मू। पूरा नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। विच वन? 14th बन गए ये। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर है। और फॉर्मर सीएजी कौन थे जो चले गए और उसके बाद जीसी मुर्मू आए? राजीव मेहरिषि, ये 13 थे। 1978 बैच पास आउट, आई मीन आईएएस ऑफिसर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन है? अब नए मनोज सिन्हा। और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं और 4G इंटरनेट सर्विस इन द रीजन देना है। तो जो मैंने आपको बोला एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पर दिखाई गई। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा का सारा पार्ट समझ में आया होगा। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू यू? तो ये थे आज के कुछ टॉप हेडलाइंस। अब हम सीधा चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चंस के ऊपर। तो प्लीज 1 मिनट का मैं पॉज लेता हूं और आपको सीधे क्वेश्चंस पर ले जाता हूं। मेरी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट गाइस, हाँ तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। राइट, आई एक्सपेक्ट कि आपको एक्चुअली में आज जो पढ़ाई गई चीजें हैं वो सब समझ में आई। राइट, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप क्लैट फोरम के यूट्यूब चैनल पे जाकर कमेंट्स थ्रेड में अपने कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इवन इफ नॉट तो आप श्याम सर के नंबर पे भी सारे डाउट्स डाल सकते हैं, मैं उसके वहां से आपको आंसर दे दूंगा। दैट इज एन ऑफिशियल नंबर विच वी आर हैविंग। इनफैक्ट आप चाहो तो श्याम सर का जो पर्सनल टेलीग्राम नंबर है उस पे भी आप ये सारे के सारे डाउट्स डाल सकते हो। आई शैल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टुडे। ओके, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं एक 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम आपको दूंगा और आपको उसका राइट आंसर खुद पता करना है। ऑलराइट, सो प्लीज चेक योर परफॉर्मेंस फ्रॉम हियर। The Union Cabinet has approved the proposal to set up the National Recruitment Agency. मेरे अगले लेक्चर में हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पर बात करने वाले हैं। The National Recruitment Agency will be registered under which act? भारत में एनआरए को कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा? चार ऑप्शन है। कंपनीज एक्ट 2013, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 या क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। बताइए क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? एनी गेसेस? एक बार मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स का सेक्शन जरा ओपन करके देखूं, मे बी पॉसिबल कि आपके आंसर्स मुझे दिखाई दे। नो, इट इज येट नॉट विजिबल टू मी। हाँ, बोलिए। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। राइट, अगले सेशन में हम एनआरए के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसीलिए अगले सेशन को मिस मत करना, वो टॉपिक अगले सेशन में रहेगा ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द कंट्री विच साइंड कल्चरल एग्रीमेंट विद इंडिया टू स्ट्रेंथन द strategic bilateral relations through
प्रमोटिंग द पीपल टू पीपल एक्सचेंज, राइट। और ऐसी कंट्री का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रमोटिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, यानी कि लोगों का आना जाना वहां पर हम कन्वीनियंटली कर पाएंगे। इजराइल, ईरान, रशिया या चाइना? स्वाभाविक सी बात है कि चाइना तो हमारा दुश्मन है भैया, वहां क्यों भेजेंगे हम। इजराइल, रशिया या ईरान होना चाहिए। ईरान भी बहुत हद तक भारत के एंटी हो चुका है, तो मुझे तो लगता है इजराइल और रशिया में से ही कोई एक राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं। यस, द राइट आंसर हियर इज इजराइल, भारत का सुदामा। ओके, जहां पर इंडिया के लिए हमेशा तैयार रहता है इजराइल। इट इज अमंग वन सच कंट्री। ऑलराइट, लिखते जा रहे हो कि नहीं आप लोग ये सब? हाँ, इजराइल के अभी के प्राइम मिनिस्टर का नाम बता सकते हो क्या, जो स्कैंडल में से बाहर आए हैं? मतलब वैसे तो इनके ऊपर आरोप चल ही रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी उसमें से थोड़ा सा रिलीफ पा गए हैं, कौन थे? यस, द राइट आंसर इज बेंयामिन नेतान्याहू। बेंजामिन लिखा जाता है, बोला जाता है बेंयामिन, बेंयामिन नेतान्याहू, राइट। ये है वहां के प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3, नई उड़ान इज द स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? नई उड़ान ये स्कीम कौन से मिनिस्ट्री ने लाई थी? होम अफेयर्स, फाइनेंस, माइनॉरिटी या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? बोलिए, क्या लगता है आपको? अब उड़ान से रिलेटेड है तो बहुत लोगों को लग रहा होगा सिविल एविएशन होना चाहिए, एविएशन तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक्चुअली में नई उड़ान जो है ये लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सी वालों के लिए। तो क्या किया जा रहा है इनके लिए? इसके तहत जितने माइनॉरिटी पीपल हैं उनको लोन दिया जा रहा है और उनको बिजनेस सेटअप के लिए मदद की जा रही है। इसीलिए इस बिजनेस स्कीम का नाम रखा गया है नई उड़ान। हाँ, वैसे गाइस उड़ान स्कीम पता है ना आपको, नई उड़ान अलग है और उड़ान एक अलग स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। ओके, ये एक स्कीम अलग है उड़ान स्कीम, जिसके तहत वो फ्लाइट यूएई से कोझिकोड आ रही थी, जहां पर कोझिकोड में टेबल टॉप वाले रनवे पे वो फ्लाइट क्रैश हो गई। आपको पता है ना, कुछ दिन पहले की बात है, केरला में एक फ्लाइट जो क्रैश हुई वो एक्चुअली में इसी तरीके से क्रैश हुई थी। तो वो वाली फ्लाइट उड़ान स्कीम के तहत इंडिया आ रही थी, वंदे भारत मिशन में। Who has been appointed as the Prime Minister of Trinidad and Tobago in August 2020? चार ऑप्शन है हमारे सामने, बोलिए राइट आंसर क्या होगा? कीथ रॉली, एरिक विलियम्स, वासुदेव पांडे या जॉर्ज चेम्बर्स? The right answer here is Keith Rowley. ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेम द कंट्री विच हैज अनवील्ड द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल मार्टियर कासिम सुलेमानी, राइट। ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने अपनी एक नई मिसाइल अभी सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की है उनके एक शहीद इंसान कासिम सुलेमानी के ऊपर? अब आप ही बताओ कासिम सुलेमानी कौन थे? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक्चुअली में कासिम सुलेमानी को अमेरिकन ने मरवाया था, राइट। तो बताइए कासिम सुलेमानी कौन सी कंट्री के थे? यूएई, इजिप्ट, ईरान या कुवैत? क्या लगता है आपको, अमेरिका के किसके साथ झगड़े चालू है अभी? यूएई नो, इजिप्ट नो, क्या कुवैत? नो, द राइट आंसर इज ईरान, क्योंकि यूएसए और ईरान के झगड़े ऑलमोस्ट इतने बढ़ गए थे कि they could have been on the warring level at any stage, right? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द कंपनी विच इज गोइंग टू स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स जो कैंसिल हो गए, फिर उसके बाद उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया, उसमें भारत को स्पॉन्सरशिप देने वाली कंपनी का नाम क्या है? हीरो, अमूल, आइनॉक्स या बायजूस? राइट, वैसे आजकल बायजूस का हल्ला बहुत है, तो आपको लग सकता है कि बायजूस होगा, ओके, बट राइट आंसर इज आइनॉक्स। आइनॉक्स इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के लिए स्पॉन्सरशिप दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, Who has launched Swadeshi Microprocessor Challenge innovative solution for #Atmanirbhar Bharat to support startups? चार ऑप्शन, पीयूष गोयल, राजकुमार सिंह, रविशंकर प्रसाद या गिरिराज? बोलिए, क्या लगता है आपको? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, मैंने आपको बोला ना हर चीज देश के अंदर बनानी है, उसके लिए अब एक नया चैलेंज वाला एक सिस्टम शुरू हुआ है कि आप बना के दिखाइए। द राइट आंसर हियर इज रविशंकर प्रसाद, ओके, रविशंकर प्रसाद। Then coming up to the next,
Ibrahim Boubacar Keita has been resigned from which post of the president of which country recently? चार ऑप्शन है, नाइजर, माली, अल्जीरिया या गुइनिया. इब्राहिम बौबकर कीटा, राइट? क्या लगता है आपको? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, माली. ओके, इट्स माली. हाँ, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे. क्वेश्चन नंबर 10. Which state government signed MOU, that is Memorandum of Understanding, MOU का मतलब, with Hindustan Unilever Limited, PNG and ITC to support economic empowerment of women. औरतों के वुमेन एम्पावरमेंट, सॉरी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक इंप्रूवमेंट के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के साथ, PNG यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ, एंड ITC यानी इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन के साथ. चार ऑप्शन है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना. क्या लगता है आपको? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना. आगे बढ़ते हैं. Which country planned to issue coin on the honor of Mahatma Gandhi to mark 150th birth anniversary? आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्पेन, यूके, जर्मनी या साउथ कोरिया. क्या लगता है आपको? वैसे इससे पहले भी महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क किया गया था, लेकिन इस बार कौन है? The right answer here is UK. UK to recognize that number of Indians in UK are very high. So obviously उनके यहाँ भी हमारे मतलब कल्चर का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11. Which country has conducted the test flight of LGM-30G Minuteman III missile recently? चार ऑप्शन है, रशिया, यूएस, चाइना या ईरान. क्या लगता है आपको? व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर हियर इज यूएस. ओके, मिनटमैन 3 मिसाइल, इट्स यूएस. ऑलराइट. हाँ, अब आप बताइए इन चारों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री इस वक्त कोरोना के नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से नंबर 1 पर है? इज इट रशिया, इज इट यूएस, इज इट चाइना और ईरान? व्हाट डू यू थिंक? The right answer here is once again US. US is having the highest number of patients in the world, and in fact the number of death cases are also very high in US due to this. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Which institute along with ISRO developed a sustainable process for making brick-like structure named space bricks on the surface of the moon? Okay, ISRO के साथ कौन से इंस्टीट्यूट ने सस्टेनेबल प्रोसेस फॉर मेकिंग brick-like structure spaced bricks उसके लिए मतलब along with ISRO उन्होंने वो डेवलप किया है? चार ऑप्शन है, IIT इंदौर, IIT बेंगलुरु, IIT बॉम्बे या IIT रोपर. क्या लगता है आपको कौन सा इंस्टीट्यूट होगा? The right answer here is IIT बैंगलोर. माफ करना गाइस, IIT नहीं है, ये IISc बैंगलोर है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च के लिए तो शानदार है ही, और इसको बहुत सारी यूनिवर्सली जो फेमस रही है इस तरह की यूनिवर्सिटीज ने भी काफी अच्छे मतलब पैरामीटर्स पे इनको जज किया है. दे हैव फाउंड IISc बैंगलोर इज रियली गुड. Okay, then next question number 13. How many Indian villages will be connected with optical fiber in next 1000 days? कितने ऐसे गांव हैं जो कि 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो जाएंगे? 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख या 8 लाख? क्या लगता है दोस्तों आपको? व्हाट कुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर इज वंस अगेन ऑप्शन नंबर बी, 6 lakhs. समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, वो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर आपने वो चेन्नई से अंडमान निकोबार तक जाने वाला वो एक प्रोजेक्ट देखा था क्या मोदी जी का? वो भी इसी महीने हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली आज एक दिन में बहुत सारी न्यूज कवर नहीं की जा सकती, इसीलिए मुझे वो ड्रॉप डाउन करना पड़ा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Name the company which joined hands with Central Water Commission of India for flood forecasting initiative. फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव को लेकर कौन सी कंपनी ने हाथ ज्वाइन किए हैं सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया के साथ? द राइट आंसर इज गूगल. फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन चार ऑप्शन थे, बट हियर द राइट आंसर इज गूगल. ओके, हाँ, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. नेम द कंट्री विच डिक्लेयर्स इमरजेंसी ओवर ऑयल स्पिल फ्रॉम ग्राउंडेड शिप. भैया ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी. जापान से एक शिप जा रहा था. आपको हिंट दे देता हूं, यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको ढंग से समझ में आ जाएगा. ये है भारत
और यहाँ कहीं पर है वो कंट्री, यहाँ पर। तो चलो आप गेस करो मैं कौन से कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो वहां से एक शिप गुजर रहा था और उस शिप में से कुछ 1000 टन के आसपास ऑयल स्पिल हो गया, राइट। तो इन कंट्री वालों ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश या माफ करना, यहाँ पर फिर से एक बार नेपाल ही आ गया है ऑप्शन में, मॉरिशस थोड़ा सा दूर है। एंड द राइट आंसर हियर इटसेल्फ इज मॉरिशस। ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया यहाँ पर, ये मालदीव्स है, मॉरिशस थोड़ा सा दूर है, मतलब एक टुवर्ड्स द अफ्रीकन पार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्टर रोजर मार्टोज रीज succeeds Pedro Catriano as the Prime Minister of which country? वॉल्टर रोजर मार्टोज ये कौन से कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? The four options with you is Bolivia, Ecuador, Peru or Chile. What do you think? What should be the right answer? I think the right answer here is option number C, Peru. And where is Peru? Peru is in South America. Okay, Peru South America में है. Then next, who launched online dashboard for information about projects under National Infrastructure Pipelines? Okay. चार ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन या नितिन गडकरी। ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, बोलिए। द राइट आंसर हियर इज निर्मला सीतारमन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 18 क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज हैंडेड ओवर symbolic check of $5.6 million for High Impact Community Development Project HICDP to which country? Here are the four options with you: Sri Lanka, Nepal, Cyprus, and Maldives. And the right answer here is Maldives. Okay, the right answer is Maldives. So that is up to 18 question. अब जरा आखिरी के 6-7 क्वेश्चन और कर लेते हैं। Question number 19, UK India Business Council UKIBC signed MOU with which state government to strengthen the industrial development? यूके की बिजनेस काउंसिल ने भारत के कौन से सरकार के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए काम शुरू किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम या बिहार? बोलिए दोस्तों, क्या हो सकता है राइट आंसर? महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम या बिहार? The right answer here is option number B, गुजरात। ओके, द राइट आंसर इज गुजरात। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट? मैनहोल क्लीनिंग रोबोट का नाम बताइए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पहला है। मानव, इंद्रो, बैंडिकूट या फिर मित्र? क्या लगता है आपको? इसका आंसर पता है मुझे, इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी, बैंडिकूट। ऑलराइट, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड बर्न्ड शुगर और गर्ल इन व्हाइट कॉटन? गर्ल इन व्हाइट कॉटन या फिर बर्न्ड शुगर नाम से जो किताब लिखी गई है उसके लेखक कौन है? सुकेतु मेहता, अवनी दोषी, तुलिका मेहरोत्रा या कृतिका पांडे? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी दोषी। ऑलराइट, हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। Which country builds world's first electrified rail tunnel that fits double stack containers? The right answer is option number India, China, Russia and UK. The right answer will be option number A, India. Okay, चलिए अब जरा लास्ट के 3 क्वेश्चंस को देख ले फटाफट। The Indian Navy's largest solar power plant was inaugurated at India's Naval Academy located in which state? चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना या कर्नाटक? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, केरला। ऑलराइट, then question number 24, name the person who has been appointed as the honorary advisor for BRICS and CCI? BRICS और CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको एडवाइस देने के लिए कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, निर्मला सीतारमन, साहिल सेठ, अशोक कुमार सिंह या विश्वास त्रिपाठी? क्या लगता है दोस्तों आपको? आई थिंक यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहिल सेठ। ओके, हाँ, एंड देन क्विज फॉर्म में आज का लास्ट क्वेश्चन, नेम द स्पेस स्टार्टअप व्हिच हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इन orbit space debris monitoring and tracking system. So here are the four options:
अर्थ 20 ऑर्बिट, दिगंतारा या ध्रुव या फिर पिक्सेल? बोलिए क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दिंग द राइट आंसर इज दिगंतारा। ऑलराइट, सो ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि क्विज पार्ट में हमने लिए। सारे के सारे क्वेश्चंस अगस्त मंथ के थे। आपको इससे रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है साइड बाय साइड, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इस तरह का मॉक ड्रिल आप जरूर करते रहें, सो दैट 7 तारीख को जब आप एग्जाम दें आपके लिए कुछ भी वहां पर नया ना रहे और ऐसा ना लगे कि यार ये सब तो मैंने प्रिपेयर किया ही नहीं है। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। अब आपको जस्ट छोटे से वन लाइनर्स मुझे शो करने हैं। यस गाइस, तो चलिए जीके वन लाइनर शुरू करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा, आपको उसके आंसर खुद ही ढूंढने हैं। अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, राइट? सो देयर विल बी 10 क्वेश्चंस। हियर वी गो विथ क्वेश्चन नंबर 1। होल्ड फॉर अ मोमेंट। Who launched platform named Restart India to support MSME sector? MSME sector को रीस्टार्ट करने, to support करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया कैंपेन किसने शुरू किया था? बोलिए। The right answer is Nitin Gadkari. Okay, Nitin Gadkari. Then question number 2, which country signed contract with India for the development of 5 ecotourism zones in Addu Atoll? अड्डू अटॉल, इसके ऊपर मैंने मतलब अभी कुछ एक दो अलग अलग सेशंस में मैंने ये बात कवर की थी। अटोल का मतलब होता है समुद्र के बीच में एक ऐसा घेरा जहां पर खूब सारे आपको रीफ्स दिखेंगे, राइट? पत्थर वत्थर भी रहते हैं एंड ग्रीनरी के साथ रीफ दिखेंगे। तो और अड्डू अटोल एक जगह का नाम है, राइट? तो क्या आप बता सकते हो इंडिया ने ये पार्टनरशिप किसके साथ की है? इट्स मालदीव्स, राइट? मालदीव्स, भारत के ठीक नीचे है मालदीव्स, इंडियन ओशन में। Which country has decided to construct a monument for the, एक second, for the Indian soldiers who killed by Pakistan in 1972? बोलिए, एक मॉन्यूमेंट बनाना है जो कि सोल्जर्स 1971 के वॉर में शहीद हो गए। So what should be the right answer? The right answer here is Bangladesh. Okay, who is the current prime minister of Bangladesh? Begum Sheikh Hasina. All right, coming on to the next question, question number 4. Hassan Diab, the prime minister of which country, has resigned recently? मैंने बोला ना जो हम पढ़ते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब ये चीज अभी अभी मैंने आपको बताई भी, 2 इमेजेस दिखा के बेरूत ब्लास्ट वाली जब मैं बात कर रहा था। आप मुझे कंफर्म करिए कौन सी कंट्री है? इट्स लेबनान। ऑलराइट, हाँ। And then the 5th question, which foundation partnered with USAID to launch the WGDP Women Connect Challenge after crossing? Women Connect Challenge after crossing चैलेंज अक्रॉस इंडिया, माफ करना। तो ये क्या था? यूसेड, और यूसेड एक्चुअली में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड इसका फुल फॉर्म है, वो है ये। सो हियर द राइट आंसर इज रिलायंस फाउंडेशन। Okay, coming on to the last 5 questions. Who heads the national expert group on vaccine administration formulate by central government? नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉर्मुलेट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका हेड कौन है? द राइट आंसर इज वी.के. पॉल। ओके, इनका भी नाम याद रखना, इससे पहले भी इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। Then next question, who heads the 3-judge bench of Supreme Court which passed judgment that daughters have equal birthright to inherit property with retrospective effect? ये आपको पता है ना दोस्तों, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, 3 जजेस के बेंच ने एक बहुत शानदार लैंडमार्किंग फैसला सुनाया है जिससे लड़का और लड़की का भेदभाव ही खत्म कर दिया है काफी हद तक। यहाँ द राइट आंसर इज जस्टिस अरुण मिश्रा।
The right answer is Justice Arun Mishra. Question number 8. Which state government planned to launch country's first electric vehicle park? भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क स्टेट गवर्नमेंट जो कि प्लान दे सकती है, द राइट आंसर इज तमिलनाडु. Then question number 9. YSR Cheyuta scheme was launched by which state government to ensure sustainable livelihood for women? YSR Cheyuta. अब देखो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये स्कीम कहाँ की होगी. YSR कौन से चीफ मिनिस्टर का नाम है? YSR नाम है YSR जगन मोहन रेड्डी नाम के एक चीफ मिनिस्टर का, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं. तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश. और आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन. Which country has tested a ballistic missile interceptor named Arrow 2? एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका इंटरसेप्टर एरो 2 नाम का कौन सी कंट्री ने अभी अभी टेस्ट किया है? बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्टर का मतलब होता है कोई मिसाइल अगर आ रही है अटैक करने के लिए, तो हमने एक इंटरसेप्टर छोड़ा है जो इस मिसाइल से बाहर के बाहर ही टकरा के उसको समुद्र में कहीं भी पहाड़ियों में जंगलों में गिरने के लिए मजबूर कर देगा. तो वो कौन सी कंट्री है? Here the right answer is Israel. Yes, Israelis are quite powerful and advanced in that technology and they have made it. All right. तो ये थे 10 questions. Once again about the part of जितने क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड, राइट. तो आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आई और आज मैंने जितनी न्यूज कवर की वो सब की सब कंप्लीट हो पाई हैं ठीक से. आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आने वाले सेशंस में आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और ये जो टेक्निकल ग्लिच आज हुआ जिसमें मुझे आपके रिस्पॉन्सेस कहीं से भी पता नहीं चल रहे हैं, जिसको लेकर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप ढंग से आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे, बिकॉज नथिंग इज क्लियर टू मी फ्रॉम हियर. सो आई होप कि आने वाले सेशन में हम इसमें थोड़ा अच्छा वर्क कर पाएंगे एंड वी विल बी अपडेटिंग यू एंड रिसीविंग योर रेस्पॉन्सेस ऑल्सो, राइट. जो अगला सेशन होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होने वाला है, लेकिन कल आप जरूर टेलीग्राम चैनल पे क्लैट फोरम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका टाइम टेबल कंफर्म करना मत भूलिएगा. और प्लीज ये सातों के सातों सेशन जरूर देखिए. इनमें से कुछ टॉपिक्स में तो आपको बता भी देता हूँ. एनआरए के ऊपर हम काफी कुछ अच्छा पार्ट कवर करने वाले हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. देन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कोरोना अपडेट के ऊपर मैं कुछ एक अच्छी चीज आपके लिए लेकर आऊंगा जिससे आप बड़े बड़े आरसी के पैसेजेस बहुत इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे. एंड देन अलोंग विद दैट मेनी मोर थिंग्स आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू. ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. हो सकता है कि आने वाले सेशन में बहुत सी नई नई चीजों के साथ आपको मजा आए और आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो सके. ऑलराइट, चलिए देन. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस गाइस.